जिन्होंने पिछले पार्ट्स देख रखे हैं वो कमेंट में पिंड टाइम स्टैम्प से नेक्स्ट पार्ट पर मूव कर सकते हैं, और कमेंट्स तक पहुंच ही गए हो तो अपना नाम भी जरूर से कमेंट करना, और वहीं पास में हाइप का बटन होगा, उससे वीडियो को हाइप कर देना। एंड एंजॉय द स्टोरी। इमेजिन अचानक से तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है, और जब तुम उस अजीब जगह पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें एक लड़की ने समन किया है। मान लो वो काफी अट्रैक्टिव है और तुम्हें अपना पति बनाना चाहती है। वो सोचती है कि तुम बिल्कुल पावरलेस हो, इसलिए वो तुम्हें अपने रहमो करम पर जीने देती है। असल में उसे बस एक पति चाहिए ताकि उसके डैड उसे परेशान करना बंद कर दें। लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं है। एक्सट्रीमली वेल एंडाउड होने के अलावा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। असल में वो इस दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड जनरल्स में से एक है। बट यहाँ आने से पहले तुमने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया का सबसे बड़ा असैसिन बनने की ट्रेनिंग में लगा दी। हर कोई तुम्हारा नाम जानता था, तुम्हें जिंदा सबसे खतरनाक इंसान माना जाता था। लेकिन अचानक से एलीट स्पाइस तुम्हारा शिकार करने लगते हैं और फिर तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे सच बताओगे कि तुम एक हाईली ट्रेंड किलर हो, या फिर पूरी जिंदगी वायलेंस, खून खराबा और सर्वाइवल के बाद तुम हार मानकर एम्प्रेस के रखेल की आसान जिंदगी एंजॉय करोगे? सच कहूँ तो मैं तो टेम्प्टेड हो जाऊंगा। शायद मैं इसके बारे में बार बार सोचूंगा। लेकिन हमारा हीरो क्या चुनेगा? इसी वक्त स्टोरी हमें दिखाती है कि उसे अभी भी वही असैसिन गिल्ड चेस कर रही है जिसका वो कभी हिस्सा था। चेस के दौरान अचानक एक ब्लास्ट होता है और फिर सीन कट होता है एम्प्रेस पर, जो एक समनिंग रिचुअल कर रही है। वो ऐलान करती है, मेरे अंदर मौजूद स्पिरिट के नाम पर मैं एक अलग टाइम और स्पेस से एक सर्वेंट को समन करती हूँ। अचानक उसके बेड पर कोई दिखाई देता है जिसका सर कपड़े से ढका हुआ है। वो फिगर कपड़ा हटाता है, आसपास देखता है और सोचता है, मुझे चेस गले वाले लोग कहाँ हैं? वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखता है, सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। लेकिन हम पहले से जानते हैं कि ये ट्रबल मेकर कौन है। ये और कोई नहीं, हमारा प्रोटैगनिस्ट है जिसे एम्प्रेस ने समन किया है, और इस एम्प्रेस का नाम है जी रॉयन। वो अपनी समनिंग से क्लियरली डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जिस आदमी को उसने बुलाया है वो एक आम इंसान लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा शेमलेस लड़का पहले ही ब्लश कर रहा था और सोच रहा था, गॉर्जियस, वो एंजेलिक चेहरा, वो फ्लॉलेस स्किन, वो एक जंगली बेकाबू समंदर की तरह है, एक ऐसी नेचुरल फोर्स जिसके पास एक अनबीटेबल स्पिरिट है। इसके लिए उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते। तभी एम्प्रेस आ भरती है और बड़बड़ाती है, पता है क्या, ये असल में अच्छा है, तुम मेरा काफी टाइम बचाओगे। प्रोटैगनिस्ट, जो अभी भी अजीब फील कर रहा था, पूछता है, तुम कौन हो, हम कहाँ हैं? वो अपनी बाहें फैलाती है और जवाब देती है, मैं ग्रेट यांग डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ और आज से तुम इस एम्पायर के प्रिंस और मेरे पति हो। हमारा हीरो बस वहाँ खड़ा रह जाता है, बिल्कुल हैरान, जैसे उसके सर पर किसी ने मार दिया हो। वो अपना गला साफ करती है और कहती है, हाँ तुमने सही सुना, मेरे कुछ सलाहकार मुझसे शादी करने की जिद कर रहे थे। मैं उस परेशान करने वाले मिनिस्टर का प्रेशर नहीं झेलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पॉलिटिकल कवर के लिए समन किया। हमारे हीरो की आंखें चमकने लगती हैं, वो तो जैसे ग्लो कर रहा था। वो पूछता है, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं करना होगा, बस तुम्हारा पति बनकर रहना है? वो कंधे उचकाती है जैसे कह रही हो, हाँ बस इतना ही। और जाहिर है वो शेमलेस बदमाश बेड पर वापस गिर जाता है और एम्प्रेस को थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन वो उसकी बात को तुरंत काट देती है। वो समझाती है कि बदकिस्मती से वो कोई भी वाइफली ड्यूटीज पूरी नहीं करेगी, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी में खाने, कपड़े या पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्लेव रिंग को हटाने का भी कोई तरीका ढूंढ लेगी जो समनिंग के दौरान उसके हाथ में आ गई थी। फिर वो उसे इंपीरियल हॉल में मिलने को कहती है और कमरे से चली जाती है। शाओवान बस वहाँ बैठा रह जाता है। वो नीचे रिंग की तरफ देखता है और सोचता है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट रिंग है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। जब तक मैं इसके असर में हूँ मैं उसे चोट पहुँचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी आखिरकार वो सिस्टम सामने आता है जिसका सबको इंतजार था और पूछता है, क्या आप सबसे पावरफुल सुप्रीम सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहेंगे, हाँ या ना? हमारा हीरो कहता है, एक मिनट रुको, मैं एक दूसरी दुनिया में आया हूँ और उसके ऊपर से मुझे एक ओवर पावर्ड सिस्टम भी ऑफर किया जा रहा है। और वो कहता है, नहीं, तुम लोगों की तरह मुझे भी लगा था कि वो हाँ कहेगा, लेकिन हे, हमारा लड़का जानता है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो बोलना शुरू करता है, जब मैं बच्चा था तो मुझे एक अनाथ के रूप में गोद लिया गया था। जिंदा रहने के लिए मुझे लगातार मारना और ट्रेन करना पड़ता था। जिस असैसिन गिल्ड के लिए मैं काम करता था उसकी वजह से मैं ये भी नहीं चुन सकता था कि किसे मारना है।
सबसे स्ट्रॉन्ग बनने की चाह में मैं उस रास्ते पर पहले ही चल चुका हूँ। बस बहुत हुआ, जो मुझे अब चाहिए वो यही है। बिना किसी जिम्मेदारी के एक लाड़ प्यार वाले प्रिंस बनने से बेहतर क्या हो सकता है। वो संतुष्ट होकर बैठ जाता है, लेकिन तभी सिस्टम कहता है, क्योंकि तुमने मना कर दिया है, अब हम तुम्हारी मेमोरी मिटा देंगे और दूसरे कैंडिडेट के पास चले जाएंगे। शियोवन बस उसे घूरता रहता है और तभी सिस्टम ग्लिच करने लगता है। कनेक्शन फेल, डिस्कनेक्ट करने की कोशिश फेल, यूजर के साथ जबरदस्ती बॉन्ड करने की कोशिश फेल, होस्ट अल्ट्रा डायमेंशनल प्लेन अर्थ से है, पैरासाइट मोड में एंटर कर रहा है फेल। सिस्टम बुरी तरह से बग आउट कर रहा था। वो हर तरीका आजमा रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। 9,999 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद वो हार मान लेता है और मिन्नतें करता है, क्या मैं कम से कम आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ प्लीज। हमारा हीरो बस वहाँ खड़ा खुद से सोचता है, तो अब ये चीज मेरा सिस्टम नहीं होगी, ये मेरा गुलाम होगा। हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। वो सिस्टम को एक नाम देने का फैसला करता है, वन काओ। तुरंत ही सिस्टम उसे वार्न करता है, डियर मास्टर प्लीज अपनी सांस रोक लीजिए, वरना इसके अनचाहे रिजल्ट्स हो सकते हैं। शियोवन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सांस लेता है, आसपास के पौधे गायब होने लगते हैं। सिस्टम घबरा जाता है, नहीं ऐसा मत करो, अपनी पावर को कंट्रोल करो। तब उसे एहसास होता है कि वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो सिस्टम से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। सिस्टम जवाब देता है, अर्थ पर लोग 490,000 डायमेंशनल रूल्स से बंधे होते हैं, इसलिए आप इतने ज्यादा पावरफुल हो। हमारा हीरो पूछता है, तो इस दुनिया में कितने डायमेंशनल रूल्स हैं? सिस्टम जवाब देता है 3,000, जिसका मतलब है कि वो अब 470,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाहिर है शियोवन अपना स्टेटस विंडो चेक करना चाहता है, और सामने क्या आता है? पता चलता है कि उसके पास एंशिएंट चाइनीज ड्रैगन डिसेंडेंट्स की ब्लड लाइन है, एक ऐसी रेयर और पावरफुल ब्लड लाइन जिसके बारे में सिस्टम को भी नहीं पता कि वो असल में कितनी स्ट्रॉन्ग है। हमारा हीरो अपनी थोड़ी पावर ट्राई आउट करने का फैसला करता है, इसलिए वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाता है। उसे तलवारों का एक रैक दिखता है और वो आराम से एक उठा लेता है। मैं इसे टेस्ट करूंगा, वो कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करे, तलवार उसके हाथ में टूट जाती है। वो बड़बड़ाता है, ये एम्प्रेस अपने हथियारों का अच्छे से ख्याल नहीं रखती। तभी सिस्टम बीच में बोलता है, इस दुनिया में वेपन्स 1 से 9 तक रैंक किए जाते हैं। वो रैंक 6 की तलवार थी, तो वो काफी डिसेंट वेपन थी। वो इस बार ज्यादा ध्यान से सिर्फ अपनी उंगली से दूसरी तलवार पकड़ता है, उसे देखता है और कहता है, ये वाली अच्छी लग रही है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, हाँ, वो फिर से टूट जाती है। हमारा हीरो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे साइड में फेंक देता है। ठीक है, मैसेज मिल गया, कम से कम मैं काफी स्ट्रॉन्ग तो हूँ, फर्क नहीं पड़ता अगर हथियार बेकार हैं। वैसे भी इस बार मेरा किसी को मारने का प्लान नहीं है। वो हॉल से बाहर चला जाता है। सीन अगले दिन पर स्किप होता है। वो उठता है और देखता है कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। उसे काफी अच्छी कंपनी मिली थी। चौंक कर वो पूछता है, रुको, क्या हमने? एम्प्रेस ब्लश कर रही थी उसे देखते हुए। अभी भी आधी नींद में वो उसका गाल पकड़ता है और बड़बड़ाता है, क्या हमने सच में वैसा कुछ किया? वो उसके सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर देती है और पूछती है कि क्या वो अच्छे से सोया? वो जवाब देता है, मैं बहुत अच्छे से सोया, लेकिन क्या मैं गलत कमरे में हूँ या कुछ और? वो समझाती है कि उसे रात भर रुकना पड़ा ताकि लोगों को शक ना हो। एक शादीशुदा जोड़ा अपनी सुहाग रात पर अलग अलग कमरों में सोए, लोग बातें बनाएंगे। वो हमेशा की तरह एलिगेंट तरीके से उठती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं किसी को भेज दूंगी। फिर वो मुड़ती है, हमेशा की तरह चमकती हुई, और धीरे से माफी मांगती है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए यहाँ समन किया। हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, ये औरत कमाल की है, वो ना सिर्फ मजेस्टिक है बल्कि मेरा ख्याल भी रखती है। रात हो जाती है। सीन कट होता है एम्प्रेस पर, जो पूछ रही है, क्या नॉर्क में सिचुएशन सच में इतनी खराब है? उसकी दोस्त जो एक पूर्व जनरल है जवाब देती है, बदकिस्मती से हाँ, बारबेरियंस ने पहले ही हमला करना शुरू कर दिया है और हमारी इंटेल के मुताबिक सेक्रेड बारबेरियन भी वही
नहीं होगा। एम्प्रेस अपनी छोटी सी नोटबुक को जोर से बंद करती है और कहती है, तो मैं खुद जाकर उसे वापस ले लूंगी। मैं उस बूढ़े बैस्टर्ड से हमेशा के लिए निपटा लूंगी। वो जनरल की तरफ मुड़ती है और कहती है, 3 दिन में तुम मेरे साथ नॉर्थ आ रही हो। वो एक्स जनरल बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, उसका चेहरा खिल उठता है। उस औरत को केओस पसंद है। हम 3 दिन आगे जाते हैं। एम्प्रेस अब पूरी तरह से आर्मर में थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे लड़ना आता है। जाने से पहले वो पूछती है कि क्या सब कुछ तैयार है। वो औरत सर हिलाती है और कहती है, मैंने लिंगर को उस पर नजर रखने के लिए लगा दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वो मुड़ती है और पूछती है, तुम उस प्रिंस के लिए इतनी चिंतित क्यों हो? वो तो बिल्कुल बेकार लगता है। एम्प्रेस जवाब देती है, जब से वो आया है मैं किसी तरह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ। शायद वो एम्पायर के लिए गुड लक है। और बस इसी तरह वो नॉर्थ को वापस हासिल करने के लिए निकल जाती है। जाते हुए देख रही थी जनरल की बेटी जाओ लिंगर। यूज ही हमारा हीरो पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया था, और ये कहना कि वो इस काम से खुश नहीं थी बहुत कम होगा। वो बड़बड़ाती है, मुझे इस बेकार प्रिंस की देखभाल क्यों करनी पड़ रही है। फिर वो उसकी तरफ देखती है, हर मैजेस्टी कमाल की हैं, तो उन्होंने ऐसे अजीब इंसान से शादी क्यों की? लेकिन तभी अचानक से कोई शाओयन को उठा ले जाता है। वो नोटिस भी नहीं करती, और हमारा हीरो क्या करता है? वो आराम से अपना रोस्ट चिकन खाता रहता है। यूज कुछ अजीब दिखने वाले लोगों के सामने फेंक दिया जाता है। उनमें से एक, जिसने आधा मास्क पहना था, मुड़ता है और पूछता है, तुम्हें यकीन है ये वही आदमी है? ये लूजर एम्प्रेस का पति है। लिंगार, जिसे उसकी मदद करनी चाहिए थी, बस एक पेड़ पर बैठी सब कुछ देख रही थी, ये मानते हुए कि वो पूरा बेवकूफ है। जैसे ही किडनैपर्स थोड़ा दूर जाते हैं, वो नीचे कूदती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी वो गायब हो जाता है। पता चलता है कि हमारी लिंगार एक इल्यूजन आइटम से धोखा खा गई थी। अब वो खुद एक स्पिरिचुअल केज में फंस गई है। वे लोग वापस आते हैं और उसे तुरंत जनरल की बेटी के रूप में पहचान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी आराम से अपना चिकन खा रहा था, जैसे ये बस एक आम दोपहर हो। लिंगार पहले ही अपनी तलवार निकाल रही थी, लेकिन स्कारफेस्ड आदमी उसे ऐसा ना करने को कहता है। वो गुस्से में पूछती है, तुम कौन हो? वो अपना मास्क उतारता है, जिससे एक लंबा घाव दिखता है, और पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? सीन कट होता है, वो एक गुफा में जंजीरों से बंद है। हैरान है लैंग यिंग, वो स्कार वाला आदमी जिंदा है। हमारा हीरो खुशी से बोलता है, ओ तो तुम सब एक दूसरे को जानते हो, बढ़िया है, ऐसा है तो मैं निकलता हूँ। लेकिन लैंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। शाओ एंड डिसअपॉइंट होकर आह भरता है, ठीक है फिर लगता है मुझे इंतजार करना पड़ेगा। स्कारफेस मन ही मन सोचता है, कम से कम एम्प्रेस के पति में हिम्मत तो है। फिर वो शाओएन को एक शीशी देता है और कहता है, तुम्हें इसे एम्प्रेस के पानी में मिलाना है। शाओएन उसे लेता है और आराम से जवाब देता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लैंग उसे शक की नजर से देखता है, ये सब कुछ ज्यादा ही आसानी से हो रहा है। वो वॉर्न करता है कि ये एक नॉन वर्बल प्रॉमिस आइटम है, अगर तुम इसे पीते हो और डील तोड़ते हो तो तुम मर जाओगे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, शाओएन उसे पूरा पी जाता है। फिर उसकी तरफ मुड़कर कहता है, ठीक है अब मैं जा सकता हूँ, मुझे काम है, अगर मैंने ज्यादा देर की तो वो इंपीरियल गार्ड्स मुझे ढूंढने लगेंगे। लैंग खाली बोतल को देखता रह जाता है, बिल्कुल हैरान, मैं इस जैसे आदमी का क्या करूं? वो सोचता है। हमारा हीरो ऐसे बैठा था जैसे कह रहा हो, जो तुमने कहा मैंने सब किया, अब मुझे जाने दो यार। लिंगार उस पर चिल्लाती है, बेशरम गद्दार, एम्प्रेस ने तुम जैसे किसी को कैसे चुन लिया? लैंग उसे डांटता है, तुम बेवकूफ हो, प्रिंस सिचुएशन को तुमसे बेहतर समझता है। तुम और तुम्हारी माँ ही हो जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यांग डायनेस्टी में हालात कितनी खराब हैं। फिर वो लिंगार की तरफ इशारा करता है और पूछता है, तो अब जब मैंने जहर पी लिया है, क्या मैं इसे भी अपने साथ ले जा सकता हूँ? वो चिल्लाती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लेकिन लैंग बीच में बोलता है, माफ करना, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा उसके साथ कुछ अधूरा काम है, मुझे हिसाब बराबर करना है। शाओएन तेवर चढ़ाता है, हाँ ये काम नहीं करेगा, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वो साफ साफ कहता है, अगर मुझे यहाँ से उसके बिना जाना पड़ा तो इसका मतलब होगा कि मैं मर चुका हूँ। लैंग जवाब देता है, ठीक है तो तुम इसी गुफा में जहर से मरोगे। हमारा हीरो उसे एक इनोसेंट सा लुक देता है, इतना छोटा दिल मत रखो यार, मैंने तो पूरा सहयोग किया है। अचानक उसके पीछे एक गुंडा गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने जाता है। उस आदमी का मुक्का शाओएन के बालों के पास से गुजरता है और लिंगार डर जाती है, ये तो बस एक आम आदमी है। वो सोचती है वो इससे कैसे बचेगा, लेकिन जब वे दोबारा देखते हैं वो अभी भी वही बैठा उबासी ले रहा था। दोनों हैरान होकर वही जम जाते हैं
और सोचते हैं वो इतना शांत कैसे है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ शियाउन कहता है, तुम वो हाथ हटाने वाले हो या नहीं? उस आदमी ने अभी भी उसके बाल पकड़े हुए थे। शियाउन बस बड़बड़ाता है, मेरे बालों को हाथ मत लगाना। फिर वो आलस से एक साइड पंच मारता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लगता है वो आदमी तो हवा में ही उड़ गया। पूरी गुफा हिलने लगती है। हमारा हीरो अपना सर टेढ़ा करता है, सोचते हुए कि ये क्यों हुआ। फिर वो एक और पंच मारता है और फिर एक और। अब तक वो 3 लोगों को पहले ही उड़ा चुका था। मास्क पहना हुआ आदमी जमीन पर गिर जाता है। शियाउन उसके पास जाता है और वो आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ एक घूरने से शियाउन उसे गायब कर देता है। उसने सच में उस आदमी को सिर्फ देखकर ही मार डाला। फिर वो लिंगर की तरफ मुड़ता है। वो कांप रही थी। प्रिंस, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे हो। शियाउन बस जंजीरों को अपने हाथ में पकड़ता है और नेक्स्ट मोमेंट वो आजाद हो जाती है। वो बिल्कुल हैरान थी, आखिर उसने सेक्रेट चेन फॉर्मेशंस को टहनियों की तरह कैसे तोड़ दिया। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, पागल लड़की, तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? बस यहाँ बैठो और हिलना मत, मैं सबूत साफ करने जा रहा हूँ। और फिर वो हल्क की तरह आसमान में कूद जाता है। दूर कहीं 2 पहाड़ उठते हुए दिखते हैं। लिंगार्ड मुस्कुराते हुए और हैरानी में बड़बड़ाती है, ये क्या हो रहा है? क्या वह सपना देख रही हूँ? क्या वो एक पहाड़ है जो इधर उधर कूद रहा है? रुको, एक पहाड़ इस तरफ क्यों आ रहा है? और वो रहा हमारा चैड हीरो पूरा का पूरा पहाड़ उठाए हुए। वो उसे एक बूम की आवाज के साथ उसके पीछे गिरा देता है। शियाउन बेफिक्री से चलता है और कहता है, लो, अब कोई सबूत नहीं बचा। लिंगार्ड बस वहीं बिल्कुल हैरान खड़ी रह जाती है। तो ऐसे छिपाते हैं जुर्म को, हाँ? हमारा हीरो पहले ही आगे बढ़ चुका था और कहता है, हे छोटी लड़की, जब वो पूछे तो बस कहना कि तुमने मुझे बचाया, ठीक है? वो बिल्कुल कंफ्यूज होकर पलके झपकाती है। रुको, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? एक स्ट्रेट फेस के साथ वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि बड़ों की बात सुननी चाहिए? वो अभी भी शौक में थी, लेकिन सर हिलाती है। समझ गई, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हमेशा की तरह प्राउड फील करते हुए वो मुस्कुराता है और कहता है, ये हुई ना बात, गुड गर्ल, अब चलो। वो उसे बाजू से पकड़कर उठाता है और साइड में देखता है। उसकी दोस्त पास में ही ढूंढ रही थी। एक गार्ड उन्हें देख लेता है और कहता है, प्रिंस, जनरल शियाओ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा हीरो बस उबासी ले रहा था। लिंगर तुरंत बीच में बोलती है, मैंने चोर का काम तमाम कर दिया है, चिंता की कोई बात नहीं है। शियाउन कहता है, फॉल्स अलार्म था दोस्तों, चलो वापस चलते हैं और कुछ बीबीक्यू खाते हैं। जनरल लियू यान उसे वार्न करती है, प्रिंस, इन पहाड़ों में बैंडिट्स हैं, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वो कंधा उचकाता है और कहता है, अगर तुम्हारा मतलब उन डाकुओं से है तो वो सब मर चुके हैं। इस छोटी लड़की ने उनका काम तमाम कर दिया, सब कमजोर थे। एक सोल्जर अपनी दोस्त से फुसफुसाती है, ओ माय गॉड, ये प्रिंस कितना बड़ा बेवकूफ है, ये ग्रेट जनरल को छोटी लड़की बुला रहा है। लेकिन शियाउन और लिंगर पहले ही आगे बढ़ चुके थे। ब्लॉन्डी लिंगार्ड पीछे मुड़ती है और दूसरे गार्ड्स को आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो सब हैरान खड़े थे, सोचते हुए कि जनरल उसकी बात क्यों सुन रही है। सीन कट होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट पर, जो अपना छोटा सा पिग रोस्ट कर रहा था, एकदम खुश। लिंगर बहुत प्यार से वहाँ आती है, उसके लिए काटने वाला एक छोटा चाकू लेकर। वो उसके ठीक बगल में बैठ जाती है, बस एक और टेस्टी बाइट का इंतजार करते हुए। दूसरे सोल्जर्स आपस में फुसफुसाते हैं, अब सब खत्म, जनरल पागल हो गई हैं। वो लिंगर की तरफ मुड़ता है और पूछता है, हे, क्या तुम जानते हो कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हमें पकड़ा था? वो जवाब देती है, उनका लीडर, वो जिसके चेहरे पर घाव था, लियांग शू था, उसे 1 साल पहले मौत की सजा होनी थी। वो शॉक होकर पूछता है, मौत की सजा? शियाउन पलके झपकाता है, किस लिए? लिंगर बताती है, ये मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के दौरान हुआ था। वो आईब्रो उठाता है, कमिंग ऑफ एज? रुको, तुम कितनी साल की हो? वो थोड़ा ब्लश करती है, 16। शियाउन विश्वास नहीं कर पाता, 16 और मर्डर और सर काटने की बातें ऐसे कर रही हो? तुम्हारी माँ जरूर पागल होगी। वो घबराकर हंसती है और सर हिलाती है। फिर वो उसे वार्न करती है, अब जब तुम एम्प्रेस के साथ हो तो तुम्हारा भी हंट किया जाएगा। एक घुड़सवार गार्ड कहता है, प्रिंस, अगर आप पैलेस में रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, वहाँ आप ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो तुरंत मान जाता है, तुम सही हो, मैं पैलेस में ही आराम करूंगा, शांति से खाऊंगा और पीऊंगा। गार्ड्स चुपचाप सोचते हैं, क्या ये सच में मरने से इतना डरता है? शियाउन पहले से ही आगे भाग रहा था, चिल्लाते हुए, चलो पैलेस देखते हैं।
उसके पीछे पीछे गॉसिप शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां फुसफुसा रही थी कि लिंगर प्रिंस से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करती। जब वो पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे, शियाओन उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, हे, मैंने दूसरी लड़कियों को ब्लड क्लाउड नाम की किसी चीज के बारे में बात करते हुए सुना। वो क्या है? लिंगर गुस्से में बोलती है, ये कमबख्त गार्ड्स अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। वो समझाती है, ब्लड क्लाउड एक ऐसी फोर्स है जो हमारे एम्पायर पर हमला करती रहती है, इसीलिए सबको प्रोटेक्शन टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता है। शियाओन तेवर चढ़ाता है, प्रोटेक्शन टैक्स? तुम्हारा क्या मतलब है? वो उस शेडी डील के बारे में बताती है। भ्रष्ट नेता लोगों से ब्लड क्लाउड ट्राइब से बचाने के लिए पैसे ले रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं करते। वो बस पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। और अब हालत और खराब करने के लिए एम्प्रेस को सत्ता से हटाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि वो इस सब का विरोध करती हैं, जिसका मतलब है कि वो उनका बेकार पति होने के नाते अब एक चलता फिरता टारगेट है। शियाओन अपनी फिस्ट कस लेता है, ये पूरा सिस्टम ही रिग्ड है। फिर वो लिंगर की तरफ मुड़ता है और पूछता है, अगर एम्प्रेस को पता चल गया कि मैं असल में स्ट्रांग हूँ तो क्या वो मुझे काम पर लगा देगी? लिंगर बिना रुके जवाब देती है, बिल्कुल। शियाओन इस पर सोचता है, अगर ये लोग शहर पर हमला करते हैं और मेरे पीछे आते हैं तो आखिरकार मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं करता तो सब मारे जा सकते हैं। अगर मेरी वजह से जंग शुरू हो गई तो वो शायद मुझे डाइवोर्स दे देगी या निकाल देगी। वो गुस्से में आ जाता है, बिल्कुल नहीं, मैं इन ब्लड क्लाउड वालों से निपट लूंगा इससे पहले कि वो मेरी आराम वाली लाइफस्टाइल बर्बाद करें। लिंगर उसे घूरती है, रुको, तुम इस बारे में चिंता कर रहे हो? वो जंगल से चलते रहते हैं और लिंगर कहती है, उन्हें ढूंढना नामुमकिन है, उनका एक किला कहीं छुपा हुआ है। हमारा हीरो पूरे हल्क मोड में कहता है, रिलैक्स ब्लॉन्डी, फिर आराम से उसे अपनी बाहों में उठाता है और आसमान में छलांग लगा देता है। बेचारी लड़की बिल्कुल हैरान थी, रुको, उसने इसके लिए कोई स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल नहीं की। इस बीच वो उसे अपनी बाहों में लेकर लाइट की स्पीड से उड़ रहा था। वो चिल्ला रही थी, बिल्कुल घबराई हुई। स्लोली सिस्टम बीच में बोलता है, मास्टर, आपको स्पीड तुरंत कम करनी होगी वरना ये मर जाएगी। थोड़ी देर बाद आखिरकार वो एक अनजान जगह पर उतरता है और शांति से कहता है, हम पहुंच गए। लिंगर, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चक्कर आ रहे थे, लड़खड़ाते हुए कहती है, पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? हमारा प्रिंस अपना हाथ घुमाता है और सीधा एक अदृश्य दीवार में पंच मारता है। बूम, सब कुछ टूट जाता है और तड़ा, एक छिपा हुआ हवा में तैरता बेस उनके सामने आ जाता है। लिंगर की सांस रुक जाती है, तो इसीलिए उसे कोई कभी ढूंढ नहीं पाया। ये एक अदृश्य हवा में तैरता हुआ किला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सीधा अंदर जाता है और लिंगर को अपने पीछे आने को कहता है। वो सर हिलाती है और पूछती है, इस सीक्रेट इन्फिल्ट्रेशन का प्लान क्या है? वो कंधा उचकाता है, कोई सीक्रेट इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। अगले ही पल वो उसके साथ सीधा मेन हॉल के दरवाजों के सामने कूद जाता है। वो बड़बड़ाती है, तुम पागल हो। अंदर एक लंबी रोबदार औरत उन्हें नोटिस करती है, एक चेहरा जिसे मैं नहीं पहचानती। वो कहती है, शियाओन इंतजार नहीं करता। एक ब्लास्ट होता है क्योंकि वो लोगों को इधर उधर काटना शुरू कर देता है। अचानक उसके पीछे और दुश्मन आ जाते हैं और उनके बीच सस्ते गोकू ने चैट में एंटर किया है। लिंगर उसे तुरंत पहचान लेती है, वो ब्लड टावर के टॉप असैसिन्स में से एक है। वो आदमी शियाओन की तरफ देखता है और ताना मारता है, तो एम्प्रेस का पालती कुत्ता मुझसे मिलने आया है। वाह, ये इंसल्ट तो शियाओन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्लड टावर के गुंडे जल्दी से आपस में प्लान फुसफुसाने लगते हैं। एम्प्रेस नॉर्थ में है, चलो उसे इसका सर भेजते हैं। लेकिन शियाओन, जो बेवकूफ नहीं था, तुरंत उनकी बात सुन लेता है। ये बहुत ज्यादा जानते हैं, शहर के अंदर जरूर कोई जासूस है। सस्ता गोकू कहता है, मैं इस कमजोर प्रिंस की पावर देखने के लिए मरा जा रहा था। लेकिन उसी पल उसे वो महसूस होता है, वो प्रेशर। शियाओन का ऑरा उनके ऊपर एक मैसिव दम घोटने वाला प्रेशर अप्लाई करता है। बस एक कोल्डी नजर और उनमें से आधे जमीन पर गिर जाते हैं कांपते हुए। सस्ता गोकू अपना सर पकड़ लेता है गिड़गिड़ाते हुए, प्रिंस रुको, ये सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? शियाओन शांति से कहता है, मैं बस एक शांत आलसी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मारने के लिए लोग भेजे। अब मेरे पास सब कुछ तबाह करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो अपना पुराना क्लासिक पंच चार्ज करता है और बूम, पूरा कमरा हवा में उड़ा देता है। वॉलमार्ट गोकू बिना किसी निशान के गायब। बचे हुए लोग घबराने लगते हैं। रुको, वो बेवकूफ कौन था जिसने कहा था कि ये प्रिंस कमजोर है? शियाओन लिंगर का हाथ पकड़ता है और मुस्कुराता है, तुम ठीक हो छोटी लड़की? वो हैरान खड़ी थी,
इसे सच में नहीं पता कि ये कितना पावरफुल है ना? वो पूछती है, क्या तुम सच में पूरे ब्लड क्लैन को तबाह करने जा रहे हो? वो कहता है, बिल्कुल। अगला स्टॉप उनका मेन बेस। वो उनके वेयर हाउस में पंच मारकर घुस जाता है। हर तरफ सोने के सिक्के। बिना हिचकिचाए वो एक ग्रीडी आदमी की तरह उसमें कूद जाता है। इन्होंने मेरी नींद खराब की, वो बड़बड़ाता है। ये उसका मुआवजा है। लिंगर देखती है और जबकि वो समझ रही थी, वो फिर भी पूछती है, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? वो जवाब देता है, ये उनके शहर को भ्रष्ट करने की कीमत है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वो घबरा कर हंसती है, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वो सोने से एक पावरफुल टैलिस्मन उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है। वो चौंक जाती है, रुको, तुम मुझ पर इतना हाई लेवल टैलिस्मन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वो जवाब देता है, उनका बेस यहाँ से बहुत दूर है, मुझे फुल स्पीड जाना पड़ेगा, तो तुम्हें सफर में जिंदा रहने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। सफर में जिंदा रहने का क्या मतलब है? इससे पहले कि वो सेंटेंस पूरा कर पाती, वो उसे फिर से उठा लेता है और वो निकल पड़ते हैं। टैलिस्मन के साथ भी उसकी हालत खराब हो रही थी। स्पीड बहुत ज्यादा थी। कुछ सेकंड्स बाद वो दुश्मन के बेस पर क्रैश लैंड करते हैं। लिंगर की हालत बिल्कुल डिजी थी। शियाओन हवा स्मेल करता है और तुरंत खून महसूस करता है। 10 आदमी उन्हें एक पल में घेर लेते हैं। एक आदमी आगे बढ़ता है, वो ताना मारता है, हमारे पवित्र बेस में कदम रखने की हिम्मत किसने की? लिंगर फ्रीज हो जाती है। उनका ऑरा बहुत डरावना है। फिर एक बूढ़ा आदमी सामने आता है। ये है ब्लड ट्राइब का लॉर्ड। लिंगर फुसफुसाती है, ये वही है जो इस सब के पीछे है। शियाओन आईब्रो उठाता है और पूछता है, तुम्हारी यांग डायनेस्टी से कोई दुश्मनी है क्या? वो आदमी हंसता है और बोलता है, हाँ है, पर तुम तो बस एक बेकार प्रिंस हो। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं मानता हूँ कि हमारे डिफेंस एरे को तोड़ने का मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ पावरफुल है, शायद कोई रेयर आर्टिफैक्ट। फिर बिना रुके वो चिल्लाता है, मार डालो इसे। तभी एक आदमी अपना हाथ उठाता है और कहता है, मैं इससे खुद निपट लूंगा। लिंगर हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ चिंता से मुड़ती है, संभल के, वो स्कल स्प्लिटर हुआन गैंग है। शियाओन देखता है और बोलता है, ये नाम तो फेक लगता है। वो पहले ही सोच रहा था कि उसे सबको खत्म करना होगा। अगर कोई बच निकला तो खबर फैल जाएगी कि वो बहुत पावरफुल है। आदमी आगे बढ़ता है, वो हमारे हीरो के आमने सामने आता है और बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रिंस में कोई ताकत होगी। वो कहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो ब्लड ट्राइब लीडर की तरफ मुड़ता है और पूछता है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ा तो क्या तुम बाद में हीलर को बुलाओ है? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, ज्यादा मत सोचो, बस उसे मारना मत। आदमी शियाओन को घूरता है, छोटा सुंदर चेहरा, पतला शरीर, लंबी टांगे। तो एम्प्रेस को इस तरह के लड़के पसंद हैं। उसका एक गुंडा वॉर्न करता है, संभल के यार, उसे एक पंच में मत मार देना। दूसरा हंसता है, वो शायद पहले ही डर से पैंट गीली कर चुका होगा। शियाओन शांति से अपने माथे की तरफ इशारा करता है और कहता है, मुझे ठीक यहाँ मारो। सब जम जाते हैं। वो आगे टीज करते हुए कहता है, क्यों डर गए क्या? इससे आदमी गुस्से में आ जाता है। वो शियाओं के चेहरे पर सीधा एक पंच मारता है। सबकी आंखें फैल जाती हैं, लेकिन जाहिर है हमारा हीरो डिसअपॉइंट नहीं करता। वो पंच को एक उंगली से रोक लेता है। शियाओन मुस्कुराता है, क्या हुआ भाई, आज खाना नहीं खाया क्या? चलो थोड़ी ताकत लगाओ। आदमी एक और पंच मारता है, फिर से एक उंगली से रोक लिया। शियाओ बस अपनी उंगली उसकी तरफ हिलाता है। नोप, अभी भी काफी नहीं है। आदमी मुक्के बरसाता रहता है, उसके हाथों से खून बहने लगता है। फिर शियाओन अपने ऑरा मैनिफेस्ट करता है। नेक्स्ट मोमेंट आदमी का शरीर दीवार से जा टकराता है। उसका हाथ बिल्कुल कुचल गया था। शियाओन कमेंट करता है, दोस्तों मैं तुम्हारी टेक्निक की दाद देता हूँ, तुमने पंच मार मार कर खुद को ही लगभग मार डाला। बैकग्राउंड में कोई रो रहा था। डैम इट, इंटेलिजेंस डिवीजन, किसने कहा था ये आदमी कमजोर है? हमारे प्रिंस को भी उसके लिए बुरा लगता है। बेचारा सच में रो रहा था कि वो कितनी बुरी तरह से पीटा गया। लेकिन शियाओन अचानक नोटिस करता है दूसरे टावर्स के लोग भी यहाँ हैं और वो किसी को बचने नहीं देगा। वो सब पर पंच बरसाता है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्या ये इंसान भी है? सब भागने की कोशिश करते हैं, कुछ गायब होने लगते हैं। जमीन पर एक ब्लड टावर का आदमी सोच रहा था,
प्लीज हम में से बस एक को बचने दो। दुनिया को इस मॉन्स्टर के बारे में पता चलना चाहिए। लेकिन कोई चांस नहीं था। शियाओन किसी के ठीक सामने प्रकट होता है, कुछ थप्पड़ मारता है और लाशें गायब होने लगती हैं। कोई जिंदा नहीं बचता। और फिर एक औरत आती है, किसी भी आदमी के लिए आखिरी खतरा। वो एक टोटल बॉम्बशेल थी और वो भी हैरान थी। मैंने इतनी बेजोड़ मार्शल स्किल वाला कोई नहीं देखा। वो फुसफुसाती है, अगर तुम मुझे छोड़ दो मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो जानते हैं कि वो क्वीन ऑफ सेडक्शन है और कोई भी आदमी उसकी कार्डियो टेक्निक से बच नहीं पाता। तो हाँ, थोड़ी खतरनाक है, लेकिन असली मुद्दा वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हमारा प्रिंस शायद उसके चक्कर में आ सकता है, लेकिन नहीं, हमारा हीरो ऑरा इमिट करता है और कहता है तुम एक बिगड़ी हुई औरत हो जिसका दिमाग गंदा है। वो अपने घुटनों पर गिर जाती है रोते हुए। आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं माय लॉर्ड? शियाओन जवाब देता है, मुझे तुम्हारी भीख मांगने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एम्प्रेस को पता चल गया कि मैं तुम जैसी किसी के पास भी था, वो मुझे डाइवोर्स दे देगी और मैं अपनी आरामदायक जिंदगी खो दूंगा। और इससे पहले कि वो एक और शब्द कह पाती, वो उसके सीने पर एक पंच मारता है। वो सिर्फ अपने नेचुरल एयरबैग सिस्टम की वजह से बच पाती है। लिंगर की तरफ मुड़ते हुए वो गर्व से कहता है, देखा, मैं एक लॉयल आदमी हूँ। अगर कोई पूछे तो उन्हें जरूर बताना। लिंगर, जो बिल्कुल बेपरवाह थी, पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो अपनी बाहें बांधता है और कहता है, तुम अभी बहुत छोटी हो ये समझने के लिए, बस भूल जाओ। लिंगर फिर से उसकी तारीफ करने लगती है। वो इतना स्ट्रॉन्ग और मेंटली अनशेकेबल है, यहाँ तक कि वो भी उसे सिड्यूस नहीं कर पाई। फिर शियाओन कहता है, सिर्फ एक बचा है। इसी बीच कहीं छिपा हुआ ब्लड ट्राइब का लीडर सिकुड़ कर बैठा सोच रहा था, किसने कहा था ये आदमी कमजोर है? ये बंदा नॉर्मल रियल्म से नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका लेवल क्या है। वो मान लेता है कि शियाओन ने किले तक पहुंचने के लिए जरूर कोई रेयर ट्रेजर इस्तेमाल किया होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ये सिर्फ रॉ पावर नहीं हो सकती। बूढ़ा आदमी राहत की सांस लेता है, ये सोचते हुए कि वो मॉन्स्टर आखिरकार चला गया। लेकिन सोचो, उसके ठीक पीछे कौन प्रकट होता है? हाँ, हमारा हीरो। आमने सामने बूढ़ा आदमी जम जाता है। शियाओन कहता है, तुम एक बच्चे की तरह लग रहे हो जो बेड के नीचे छिपा है। वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो जाता है। पीछे से ट्राइब लीडर हंसता है, वो मेरे जाल में फंस गया। ये पूरी जगह बस उड़ने वाली है, वो जरूर मरेगा। लेकिन प्रिंस पहले ही ब्लड ट्राइब लीडर को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे थे? हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, चलो वापस। बेस पर वापस आकर वो उस आदमी को लिंगर को दिखाता है और कहता है, क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि ये आदमी बेड के नीचे छिपा हुआ था? लिंगर बिल्कुल कंफ्यूज होकर पूछती है, रुको, क्या ये असैसिन्स का लीडर नहीं है? मुश्किल से बोलते हुए वो आदमी हाफता है, मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दबा दी थी, सांस धीमी कर ली थी, यहाँ तक कि अपनी दिल की धड़कन भी कंट्रोल कर ली थी। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? शियाओन कंधे उचकाता है, आसान था, मैं बस तुम्हारी रगों में बहते खून को सुन रहा था। दोनों जम जाते हैं। तुम वो सुन सकते हो? उसकी आवाज आती है? हो ही नहीं सकता। शियाओन कहता है, बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, अब तुम्हारी बारी। तुम एम्प्रेस की डायनेस्टी को टारगेट क्यों कर रहे हो? लीडर के पसीने छूट जाते हैं। अगर तुम मुझे छोड़ने का वादा करो तो मैं बताऊंगा। आधे सेकंड बाद वो आदमी पहले ही जीती जागती दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुका था। लिंगर बस घूरती रह जाती है। डैम, इसने बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। बेचारा आदमी, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? अगले सीन में असैसिन का बेस अब एक झील के नीचे था। शियाओन ने ये कैसे किया किसे पता, लेकिन चलो इस पर सवाल नहीं उठाते। ये बंदा तो बेसिकली एनिमे का चक नॉरिस है। वो लिंगार्ड की तरफ मुड़ता है, चलो डिनर का टाइम हो गया है। वो मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल क्यूरियस होकर, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? लेकिन शियाओन उसकी बात काट देता है, बहुत हो गई क्यूरियोसिटी ब्लॉन्डी। वो घबराकर सर हिलाती है, फिर वो उसके सर पर थपथपाता है और कहता है, बच्चों को बस बड़ों की बात सुननी चाहिए, बस इतना ही। लिंगर मुंह बनाती है, मैं बच्ची नहीं हूँ। शियाओन मुस्कुराता है, ठीक है, तुम अब एक बड़ी औरत हो। कूल, अब चलो, मुझे भूख लगी है। जब वो चल रहे थे, वो उस लड़ाई के बारे में सोचती रहती है, उस आदमी के खून का बहना सुन पाना। तभी रॉयल गार्ड्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। शियाओन नाटक करते हुए अपना सीना पकड़ लेता है और कहता है, शुक्र है तुमने वो टोकन ढूंढने में मेरी मदद की, अगर मैं उसे खो देता तो एम्प्रेस बहुत दुखी हो जाती। लिंगर उसे टेढ़ी नजर से देखती है, ये इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेता है? एक बार भी पलक नहीं झपकाई। इस दौरान हमारे हीरो को सिर्फ एक चीज की चिंता थी, डिनर।
एक नाइट वहाँ ना होने और लिंगर को इस बेवकूफ प्रिंस के साथ छोड़ने के लिए माफी मांगती है, लेकिन लिंगार्ड थोड़ा शर्माते हुए उसका बचाव करती है। प्रिंस के बारे में ऐसा मत कहो, उसे जैसा है वैसा रहने दो। नाइट शक से अपनी आंखें सिकोड़ती है। लिंगार्ड इस आदमी को इतना डिफेंड क्यों कर रही है? वो वॉर्न करती है, संभल के रहना, ये ब्लड ट्राइब के बदमाश लापरवाह हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर प्रिंस को कुछ हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम मेरे पति जैसा हो। लिंगर धीरे से जवाब देती है, तुम्हारा पति एक हीरो था। अगर उसने अकेले ब्लड ट्राइब का सामना ना किया होता तो वो शायद बच जाता। नाइट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं, ब्लड ट्राइब जल्द ही गायब हो जाएगी। शियान साइड में खड़ा सोच रहा था, हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया है ना। उम्मीद है उस आदमी की आत्मा को शांति मिले। गार्ड सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। इस प्रिंस को क्या हुआ है? पागल है क्या? अगली सुबह लिंगर घर से जल्दी में निकल रही थी। उसके डैड पुकारते हैं, इतनी जल्दी क्यों है? मैं पैलेस जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करने, वो चिल्लाकर जवाब देती है। उसके डैड उसके कपड़ों को नोटिस करते हैं। ये तुमने क्या पहना है? ब्लश करते हुए वो समझाती है, मैं प्रिंस का ख्याल रखने पैलेस जा रही हूँ, एम्प्रेस ने मुझे कहा था। उसके डैड गुस्से में आ जाते हैं, पैलेस में गार्ड्स हैं, तुम्हें उस आलसी आदमी की देखभाल करने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ मौज मस्ती के बारे में सोचता है। लिंगार्ड गुस्से में जवाब देती है, आप प्रिंस से कभी मिले भी नहीं हैं, उसे जज करना बंद कीजिए। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाते, वो पहले ही दरवाजे से बाहर थी। वो हैरान खड़े रह जाते हैं। कल सुबह वो उस पर नजर रखने के काम से नफरत करती थी और अब वो जल्दी उठी और उससे मिलने के लिए तैयार भी हुई। कुछ तो गड़बड़ है। सीन कट होता है पैलेस पर और हमारे हीरो को देखो, कोर्टयार्ड में लेडीज से घिरा आराम कर रहा है। वो उसे स्नैक्स खिला रही हैं जबकि वो अपने सिस्टम पर एनिमे देख रहा है। सच में बहुत मुश्किल जिंदगी है। पास खड़ी नाइट्स गुस्से से जल रही थी। एम्प्रेस नॉर्थ में जंग लड़ रही है और ये आदमी ऐसे जी रहा है जैसे रिटायर्ड हो। वो बस वहाँ लेटा सोच रहा था, रिटायर्ड लाइफ ही सबसे अच्छी लाइफ है। लेकिन फिर लिंगर को देखते ही वो जम जाता है। मेजर जनरल, वो आज ऐसे कपड़े पहन कर आई है। सब हैरान थे, किसी ने भी जनरल को ऐसे कपड़ों में पहले नहीं देखा था। हमारा हीरो ऊपर देखता है, ओ हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो छोटी मिस? अजीब तरह से वो जवाब देती है, एम्प्रेस ने मुझे आपका ख्याल रखने को कहा था, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। वो उसे हाथ से इशारा करता है, चली जाओ, तुम मेरा वाइब खराब कर रही हो, मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वो घबराया हुआ था कि कहीं वो गलती से ये ना बता दे कि वो असल में पावरफुल है और अगर ऐसा हुआ तो उसे काम करना पड़ेगा। नाइट्स वहाँ खड़ी सोच रही थी, ये प्रिंस अब मेजर के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, ये पागल हो गया है। लेकिन वो आगे बढ़ती है और कहती है, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। ये एम्प्रेस का सीधा ऑर्डर है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। उसके पीछे एक गार्ड घबरा रही थी, ओ नहीं, किसी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है, मुझे इसके बारे में जनरल को रिपोर्ट करना होगा। मेरा मतलब है, ये प्रिंस थोड़ा क्यूट तो है, पर यहाँ हो क्या रहा है? पहले उसने एम्प्रेस को जीता और अब मेजर को भी। इसी बीच हमारा हीरो बिल्कुल बेपरवाह आराम कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक नाइट दौड़ती हुई आती है। हमने अभी आसमान से एक आइलैंड गिरते हुए देखा। स्केप्टिकल योद्धा, जिसे हमारे प्रोटैगनिस्ट पर विश्वास नहीं था, सोचने लगती है, क्या वो ब्लड ट्राइब का बेस हो सकता है? क्या इसीलिए उसे कोई कभी ढूंढ नहीं पाया? लिंगर पास आकर पूछती है, क्या हो रहा है? वो औरत जवाब देती है, मेजर जनरल, लगता है ब्लड ट्राइब का एक बेस तबाह हो गया है। वो बस कहती है, ओह ठीक है, और सब लड़कियां एक दूसरे को ऐसे देखती है जैसे, रुको, क्या बस यही रिएक्शन है तुम्हारा? मेजर, तुम्हें शॉक नहीं लगा? अपनी गलती समझकर लिंगर झूठ मूठ का नाटक करती है, ओ माय गुडनेस, हो ही नहीं सकता, बेस गिर गया, ऐसा कौन कर सकता है? वहीं हमारा प्रिंस तरबूज काटते हुए सोच रहा था, ये कितना बुरा झूठ बोलती है, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। एक नाइट कंफ्यूज होकर देखती है, मतलब ये खुशखबरी है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया। लिंगर उससे पूछती है, तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या ये तुम्हारे पति का बदला नहीं है? नाइट आह भरती है, मैं बस चिंतित हूँ। माना कि उनका एक बेस तबाह हो गया, लेकिन वो हमारे इलाके में गिरा है। क्या होगा अगर उनके मेन बेस का लीडर यहाँ आ गया? क्या होगा अगर किंग ऑफ असैसिन्स आ गया? शियान और लिंगर कोने में हंस रहे थे। अब नाइट पूरी तरह से कंफ्यूज थी। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? ये सीरियस बात है। वो चिल्लाती है, मेजर, आप हंस क्यों रही हैं? ये डायनेस्टी के लिए जीने मरने का सवाल है। क्या आप अब सिर्फ प्रिंस के बारे में सोच रही हैं? लिंगार्ड चौंक जाती है, क्या तुम क्या कह रही हो? वो समझाने ही वाली थी कि श्यान अचानक उसके सर के पीछे हल्के से मारता है। मैंने वहाँ से सब कुछ सुना। तुम तब मुस्कुरा रही थी जब हम एक नेशनल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं।
तुम्हें इसे सीरियसली लेना शुरू करना होगा। शर्मिंदा होकर लिंगार्ड बड़बड़ाती है कि वो लगभग उसका राज खोल ही देती। नाइट जमी हुई खड़ी थी, हैरान कि उसने अभी लिंगार्ड को प्रिंस से पिटते हुए देखा। श्यान उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, कमांडर लियू, यान डायनेस्टी समृद्ध है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हम इससे पार कर लेंगे, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। नाइट बोलने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। मुझे अभी भी इसे कुछ चीजें सिखानी है, इसलिए तुम अपनी ड्यूटीज पर वापस जाओ। वो उसे एक लुक देता है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? काम पर वापस जाओ। फिर लिंगार्ड के साथ चला जाता है। नाइट्स विश्वास नहीं कर पा रही थीं। मेजर को क्या हो रहा है? वो उसके ऑर्डर्स मान रही है। वो उसे सिर्फ 2 दिन से जानती है। उनमें से एक बड़बड़ाती है, ये मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है। हमें इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द ग्रैंड जनरल को देनी होगी। सीन कट होता है श्यान और लिंगर पर, जो एक ब्रिज पर थे। अब लेक्चर शुरू होता है। वो उसे कहता है कि वो समझती नहीं है, वो बस आराम करना चाहता है, इसलिए उसे ज्यादा स्मार्ट बनने, अपना मुंह बंद रखने और बेवकूफी भरी बातें कहना बंद करने की जरूरत है। लिंगार्ड पूरी तरह शर्मिंदा होकर कहती है, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। वो जवाब देता है, सॉरी से कुछ ठीक नहीं होता, बेवकूफों की तरह बिहेव करना बंद करो। वो एक छोटी सी आह भरती है, फिर अपने घुटनों पर बैठ जाती है। प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं एक दिन आपके जैसी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। लेकिन शाउन उसकी तरफ पीठ कर लेता है, पहले ही हाथ उठाकर जैसे अलविदा कह रहा हो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। वो हाँफ जाती है। आपका क्या मतलब है? आप क्रेजी पावरफुल हैं। आपको ट्रेनिंग करना कैसे नहीं पता हो सकता? वो उसके सामने कूदती है। मैं एक अडल्ट हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ, मैं बच्ची नहीं हूँ। लेकिन वो शांति से कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, और चला जाता है। सिस्टम पिंग करता है। वो अपनी एक लड़की को उसे खाना खिलाने के लिए बुलाता है। आधे महीने बाद हमारा हीरो पहाड़ों में आराम कर रहा था, अपने लिए एक छोटा सा पिग रोस्ट कर रहा था और जिंदगी एंजॉय कर रहा था। तभी एक जवान योद्धा रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता हुआ आता है। ये कंफर्म हो गया है कि ब्लड ट्राइब का मेन बेस उस रहस्यमयी आदमी ने तबाह कर दिया था। स्कल स्प्लिटर, सिडक्शन क्वीन, यहाँ तक कि ग्रैंड चीफ, उन सब की लाशें मिल गई हैं। जनरल अपने जबड़े भींच लेती है। मैंने पूरा महीना स्ट्रेस में गुजारा, ये सोचते हुए कि वो किसी भी पल हम पर हमला कर देंगे, लेकिन वो पहले ही जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने पति का सोल क्रिस्टल पकड़े हुए दिखती है और रो पड़ती है। वो रोते हुए भी मुस्कुरा रही थी। आखिरकार किसी ने उसका बदला ले लिया। लिंगार्ड हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ती है और उसे फिर से शुक्रिया कहती है। वो कंधे उचकाता है, ये मैं नहीं था, शायद कोई और था। अगर तुम शुक्रिया कहना चाहती हो तो जाकर मेरे लिए ये मीट काट दो। मुंह बनाकर वो छोटा चाकू पकड़ती है और एक अच्छे असिस्टेंट की तरह उसे काटने लगती है। लेकिन हमारा हीरो बस दूर खड़ी जनरल पर एक नजर डालता है, उसे रोते हुए देखता है। सीन कट। कहीं बीच में एक पोर्टल खुलता है। 2 अजीब से आदमी बाहर निकलते हैं। बॉस, क्या ये यान डायनेस्टी है? उनमें से एक पूछता है। हाँ। बॉस सर हिलाता है, कहते हैं यहाँ किसी ने ब्लड ट्राइब का मेन बेस तबाह कर दिया है। हम ये पता करने आए हैं कि कौन है। जहाँ तक हम जानते हैं इस धरती पर कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कुछ छानबीन करेंगे। सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न बॉर्डर पर। जनरल और एम्प्रेस वहाँ खड़े थे और कह सकते हैं कि वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार थे। उसी पल एक संदेशवाहक इंपीरियल सिटी से एक चिट्ठी लेकर आता है। क्योंकि ये कुरियर से आई थी, खबर लेट थी। अब जाकर उन्हें पता चल रहा था कि ब्लड ट्राइब का पहला बेस गिर गया है। लेकिन एम्प्रेस चिट्ठी में एक साइड नोट देखती है। जाहिर है लिंगार्ड हर दिन एक्स्ट्रा ध्यान से कपड़े पहन रही है और शाउन का साथ छोड़ने से मना कर रही है। एम्प्रेस रुक जाती है। मुझे नहीं लगा था कि उसमें इस तरह का चार्म है। उसके दिमाग में उसका एक छोटा वर्जन आता है जो सोचता है, वेल, वो थोड़ा क्यूट तो है। नहीं, फर्क नहीं पड़ता वो कितना क्यूट है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इस बीच ग्रैंड जनरल गुस्से में थी। वो लिंगार्ड की माँ थी और कहती है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मेरी बेटी एम्प्रेस के प्रिंस के साथ फ्लर्ट कर रही है। लेकिन तभी उफक पर कई बारबेरियंस दिखाई देते हैं, जिनका नेतृत्व एक अजीब सा बूढ़ा समनर कर रहा था। जनरल दांत पीसती है, मैं इनसे निपटूंगी। एम्प्रेस, तुम उस बूढ़े आदमी को संभालो। और जंग शुरू हो जाती है। मैजिक उड़ रहा था, हथियार टकरा रहे थे, हर तरफ केओस था। एम्प्रेस समनर की तरफ कूदती है। तो तुमने मौत चुनी है, वो कोल्डली कहती है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है,
दुख की बात है, मैं तो बस बारबेरियंस के लिए और समृद्धि लाने आया हूँ। वो सर हिलाती है। बड़े अफसोस की बात है, तुम उनका अंत लाओगे। वो उस पर वार करती है। तुम्हें कभी अपना शहर नहीं छोड़ना चाहिए था। ग्रेट ब्लेसिंग के बिना तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी पीछे हटता है। ये समझने लगता है कि वो सच में उतनी ही स्ट्रांग है जितना कहते हैं, लेकिन फिर वो एक खोपड़ी पर अजीब सा स्पेल करना शुरू कर देता है। उसके अंदर किसी तरह की पावर सील करते हुए एम्प्रेस अपनी आंखें सिकोड़ती है। वो पावर, अगर वो सील हो गई तो तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसका क्या मतलब है? वो मुस्कुराता है। मुझे पहले ही पैलेस ऑफ द ब्लैक सोल ने पैसे दे दिए हैं। जब तक मैं तुम्हें यहाँ रोकता हूँ, स्वैम्प एल्डर तुम्हारी डायनेस्टी में पहुँच चुका होगा। बड़े अफसोस की बात है, सुबह तक पूरी यान कैपिटल राख हो जाएगी। नीचे जनरल बारबेरियंस की लहरों से घिरी हुई थी। एम्प्रेस चिल्लाती है, यहाँ ऊपर मत आना, बस दीवार को संभालो। वो ड्रैगन बॉल स्टाइल में पावर अप करने लगती है। सील से आजाद होने की कोशिश करती है। समनर हंसता है। सच में अपने टाइटल के लायक हो एम्प्रेस। अब भी तुम डर के आगे नहीं झुकती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा शहर बर्बाद हो चुका है। सीन वापस हमारे हीरो पर शिफ्ट होता है, जो खुशी से जंगल में घूम रहा था, पेट भरा हुआ, लेकिन जाहिर है वो पहले से ही और खाने के बारे में सोच रहा था। लड़कियां उसे हैरानी से देखती हैं और पूछती हैं कि क्या तुमने अभी खाया नहीं? वो कहता है, मैं जल्दी डाइजेस्ट करता हूँ, हमेशा अगले मील के लिए तैयार। वो उफक की तरफ देखता है, अगले स्नैक स्टॉप की तलाश में। हे, वो लिंगर से पूछता है, तुम्हारी जनरल दोस्त लियू यान कहाँ है? वो जो हमेशा आसपास रहती है। वो आपके लिए थोड़ी वाइन लेने गई है, योर हाइनेस। वो आईब्रो उठाता है। वो उस शहर में गई है जिसे उसके पति ने बचाया था। लिंगर सर हिलाती है। उसने ये फैसला खुद लिया। उम्मीद है आप गुस्सा नहीं होंगे। शियाओ हाथ हिलाकर मना कर देता है, मैं इतना जालिम नहीं हूँ। फिर वो कहता है, अगर शहर में अच्छी वाइन है तो वहाँ अच्छा खाना भी होगा, चलो वहीं चलते हैं। लेकिन फिर वो कहता है, तुम लड़कियां यहीं रुको। अगर वो वाइन लेकर वापस आई और यहाँ किसी को नहीं पाया तो वो घबरा जाएगी। नाइट्स तुरंत विरोध करती हैं, बिल्कुल नहीं, हमारा मिशन आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रिंस उन्हें हाथ से इशारा करके मना करता है, जरूरत नहीं, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये छोटी लड़की है ना। वो सब की तरफ पीठ करता है। सीन शिफ्ट होता है। शहर में एक बेचारी पर हमला हो रहा था। वो 2 नकाबपोश हमलावरों के खिलाफ डटी हुई थी। तुम यान डायनेस्टी पर हमला करने आए हो। वो तुरंत समझ जाती है, हॉल ऑफ द ब्लैक सोल बारबेरियन किंगडम के साथ हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक सोल हॉल का बूढ़ा आदमी और उसका शिष्य बस खड़े देख रहे थे। एल्डर उसे इग्नोर करता है और अपने शिष्य से कहता है, इसे खत्म करो, हमें शहर में ब्लड सैक्रिफाइस कलेक्शन शुरू करना है। शिष्य अपने होंठ चाटता है, रिलैक्स मास्टर, मैं इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। वो अपनी तलवार निकालता है, मैं इसे एक आसान बिना दर्द की मौत दूंगा। वो पहले ही उसकी गर्दन पर निशाना लगा रहा था, लेकिन आखिरी सेकंड में वो ब्लॉक कर लेती है। दोनों पीछे धकेल दिए जाते हैं। वो आदमी फिर से चार्ज करता है, उसके कंधे पर पैर रखता है। अलविदा कहो। तलवार नीचे आती है। बस सब खत्म। योद्धा अपने पति के बारे में सोचती है, मैं एम्पायर को कभी धोखा नहीं दूंगी। और फिर स्नैप, वो आदमी एक कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में उड़ जाता है। अभी क्या हुआ? वो आंखें बंद किए खड़ी थी, सोच रही थी कि आखिरी बार क्यों नहीं आया। और फिर उसे सुनाई देता है, तुम मेरे गार्ड के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वो अपनी आंखें खोलती है, बिल्कुल कंफ्यूज। प्रिंस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे इग्नोर करते हुए शियान लिंगर की तरफ मुड़ता है, इस अजीब आदमी को संभालो। बिना हिचकिचाए वो एक वर्टिकल स्लैश के साथ आगे बढ़ती है। योद्धा एक सेकंड के लिए बस घूरती रहती है। मुझे लगा प्रिंस ने मुझे बचाया है, लेकिन जाहिर है ये जनरल थी। शियान मुस्कुराता है, तुम कुछ वाइन लेने नहीं जा रही थी? यहाँ बाहर मरने क्यों आई हो औरत? वो उसकी ठुड्डी को हल्के से पकड़ता है और सिस्टम से कुछ गोलियां निकालता है। पिछले ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का इनाम, ये खाओ। वो हैरान थी, शायद ये प्रिंस इतना बुरा भी नहीं है। दोस्तों, ये 5वीं थी। एक और दिल हमारे हीरो के लिए हार चुका है। वो उसे बताती है, ये आदमी डार्क सोल से है, वो पॉइजन एल्डर है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, वो तुम्हें मार डालेगा। शियान सिस्टम से पूछता है, क्या ये आदमी स्ट्रॉन्ग है? सिस्टम जवाब देता है, बहुत ज्यादा, उसने अनगिनत जहरों में महारत हासिल की है। शियान तेवर चढ़ाता है, लेकिन मुझे तो सब एक जैसी स्ट्रेंथ के लगते हैं। सिस्टम जवाब देता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लिए हर कोई कमजोर है। अब कोई साफ अंतर नहीं दिखता। और अब सिस्टम असली खबर देता है, वो आदमी अवेकनिंग के 8वें लेवल पर है, लिंगर सिर्फ लेवल 3 पर है।
इसका मतलब है कि वो हार जाएगी। लेकिन ठीक उसके पीछे जनरल खड़ी थी। अगर शियाओन अब कुछ भी सीरियस करता है तो वो देख लेगी कि वो असल में कितना स्ट्रॉन्ग है, और इसका मतलब है कि वो एम्प्रेस को बता देगी और फिर उसे काम करना पड़ेगा। ये बेचारा आलसी जीनियस बस बेरोजगार रहने के लिए दिमागी कसरत कर रहा था। जनरल आगे बढ़ती है। प्रिंस, चिंता मत कीजिए, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। वो मन ही मन सोचती है, बेचारा, मेरा मन कर रहा है कि इसे इतना जोर से मारूं कि ये इस दुनिया से गायब हो जाए। वो जोर से कहता है, तुमने अभी गोली खाई, क्या तुम सच में इतनी जल्दी मरना चाहती हो? वो नीचे देखती है, उसके हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, उसके सारे घाव गायब हो चुके थे। वो सोचती है, उसने मुझे इतनी महंगी दवा दी। वो एक गिरी हुई तलवार उठाती है, मैं मदद करूंगी। अगर हम सिर्फ टाइम भी खरीद सकें तो शायद एम्प्रेस यहाँ पहुंचकर हम सबका बदला ले लेंगी। लेकिन तभी लिंगर का ऑरा बढ़ जाता है। वो स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिव कर लेती है। शियाओन जनरल की तरफ मुड़ता है, ये अच्छा है। वो हैरान होकर सर हिलाती है। स्वॉर्ड इंटेंट के साथ वो हार नहीं सकती। शिष्य गुस्से में था, इसने स्वॉर्ड इंटेंट इतनी जल्दी कैसे जागृत कर लिया? वो उस पर हमला करता है, पागलों की तरह तलवार चलाता है, लेकिन वो आसानी से बच जाती है और बोलती है, तुम्हारी तलवार टेक्निक बेकार है, ये मेरा चांस है। स्लैश, सीधा सीने के आर पार। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। लिंगर गुर्राती है, तुम जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई अटैक करने की? इसकी कीमत अपनी जान से चुकाओ। वो अपनी तलवार उठाती है, लेकिन अचानक एक पर्पल मैजिक सर्कल चमकता है, हमले को रोकता हुआ। एक काला धुआं फैलता है, जहरीली गैस। उसमें से 2 विशाल सांप निकलते हैं। लिंगर लड़खड़ा कर पीछे हटती है, अपनी तलवार गिरा देती है। उसे पहले ही जहर चढ़ रहा था। अच्छी बात है कि वो समय रहते बचने में कामयाब रही। बूढ़ा आदमी हंसता है, तुम काफी हिम्मत वाली हो, भागने का मौका लेने के बजाय अपनी तलवार गिरा दी। दुख की बात है कि तुम इस बेकार प्रिंस को बचाने में फंस गई हो। ये आदमी जिंदगी में सिर्फ अपने सुंदर चेहरे की वजह से आगे बढ़ा। लिंगर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बेचारे बेवकूफ, इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि प्रिंस असल में कितना डरावना है। लेकिन रुको, क्या प्रिंस लड़ना चाहता है? एक ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस देते हुए शियाओन आगे बढ़ता है और कहता है, रुको बूढ़े आदमी, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें एम्प्रेस के सारे राज बताने को तैयार हूँ। मैं बस जीना चाहता हूँ। जनरल हाफ जाती है, योर हाइनेस, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन लिंगर उसका हाथ पकड़ती है और फुसफुसाती है, चिंता मत करो, प्रिंस को अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। गार्ड सोच रही थी, ये इतनी अजीब क्यों हो गई है? बूढ़ा आदमी रुक जाता है। एम्प्रेस के राज तुम कहते हो? अगर राज काम का हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शियाओन सर हिलाता है, ठीक है, पहले इन्हें जाने दो। अगर मैं जिंदा ना भी बचूं तो कम से कम 2 लोग तो सुरक्षित रहेंगे। जनरल हैरान रह जाती है, रुको, वो पहले हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। वो आगे बढ़ती है, योर एक्सेलेंसी, आपको बचाना हमारा कर्तव्य है। मुझे राज बताइए, मैं रुकूंगी और आप चले जाइए। शियाओन नाटक जारी रखता है, मैं मरने से डरता हूँ और इसीलिए मैं गद्दारी कर रहा हूँ। तुम नहीं करोगी, तुम अपना मुंह बंद रखोगी। जबकि अपने दिमाग में वो सोच रहा होता है, चलो भी औरत, बस स्क्रिप्ट फॉलो करो और चली जाओ। लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है, ये तभी काम करेगा जब तुम मुझे राज अभी बताओगे। अगर मुझे पसंद आया तो सब जिंदा रहेंगे। लिंगर का चेहरा उतर जाता है। जनरल गुस्से में आ रही थी। इस दौरान शियाओन एक जोकर की तरह मुस्कुरा रहा था। अचानक वो अपने ऑरा का एक ग्लैंस एमिट करता है। बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है। जमीन फट जाती है, पहाड़ 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। बूढ़ा आदमी डर से पीठ के बल गिर जाता है। शियाओन ऑरा बंद करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? मैं अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता। इससे कोई दिक्कत है? बूढ़ा आदमी बस घूरता रहता है। अचानक से शियाओन उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है। जवाब दो। दूसरा कांपने लगता है। माफ कीजिए लॉर्ड, शियाओन चिल्लाता है, मैं 20 साल का हूँ, मैं कोई लॉर्ड नहीं हूँ। स्मैक, एक और थप्पड़। ओके, अब मुझे बुरा लग रहा है। बेचारे दादाजी पर अत्याचार हो रहा है। बूढ़ा आदमी अपना सर झुकाता है। मैं माफी चाहता हूँ माय लॉर्ड। शियाओन अपना कान उसके पास ले जाता है। सुनाई नहीं दिया। जोर से वो आदमी चिल्लाता है, माय लॉर्ड, और फिर से स्मैक स्मैक, 2 और थप्पड़। शियाओन बोलता है, तो अब चिल्लाना जोर से बोलने के बराबर है, यही बात है। और सच कहूँ तो इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि उसे इस आदमी को थप्पड़ मारना पसंद है। जनरल जमीनी हुई खड़ी थी, बिल्कुल हैरान। बूढ़ा आदमी लड़ क्यों नहीं रहा?
लिंगर झुकती है और फुसफुसाती है, प्रिंस सच में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एम्प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। जनरल तुरंत समझ जाती है, तो ये बात है, इसीलिए वो अब इतना अलग बिहेव कर रही है। क्या शियान पावरफुल है? और फिर गार्ड पूछती है, तो ब्लड टावर वाले दिन? लिंगर सर हिलाती है, बिल्कुल, वो रहस्यमयी आदमी जिसने ब्लड टावर को तबाह किया, वो यही था। जनरल शियान विश्वास के साथ घूरती है, फिर वो कुछ नोटिस करती है, बूढ़े आदमी के नीचे कुछ अजीब हो रहा था। वो चिल्लाती है, हटो, वहाँ से दूर हटो, लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। बहुत देर हो गई, उसके नीचे जहर का एक दलदल फैल जाता है। वो कहता है, अलविदा प्रिंस, ये मेरा दलदल है, इसे बनाने में मैंने सालों लगाए हैं, तुम यहाँ हमेशा के लिए जलोगे। इस मैजिक में मेरी जिंदगी के 30 साल लगे हैं, लेकिन अब तुम मरोगे। पहले तुम्हारा मांस पिघलेगा, फिर तुम्हारी हड्डियां राख हो जाएंगी, तुम धीरे धीरे तड़पोगे, जितना गहरा डूबोगे उतना बुरा होगा। बूढ़ा आदमी अब पूरा जोकर मोड में चला गया था, बड़े से बड़ा योद्धा भी इससे बच नहीं सकता। गार्ड घबरा जाती है, जनरल हमें उन्हें बचाना होगा, लेकिन लिंगार्ड उसे रोक लेती है। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, उसके रास्ते से दूर रहो, वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गार्ड अभी भी अनिश्चित थी, जब तक बूम, शियान आराम से दलदल से बाहर निकलता है, बिल्कुल ठीक ठाक। वाह, ये तो कमाल है, वो कहता है, तुमने अपनी जिंदगी के 30 साल सिर्फ मुझे एक स्पा एक्सफोलिएशन देने के लिए जला दिए, ये तो कोरोसिव होना चाहिए था। चलो भी। वो इधर उधर देखता है, बूढ़े आदमी का शिष्य अभी भी वही था। वो आदमी डर से गिर जाता है। मेरे पास मत आना। शियान उसे कॉलर से पकड़ता है। मुझे लगता है तुम्हें भी थोड़ी स्किन केयर की जरूरत है। वो आदमी चाकू निकालता है, उसके चेहरे पर वार करने जाता है। ब्लेड टूट जाता है। वो हैरान होकर घूरता है, क्या ये क्यों टूटा? शियान बस कंधे उचकाता है और उसे दलदल में फेंक देता है। वो आदमी तुरंत पिघलने लगता है। शियान अपना सर टेढ़ा करता है। तो ये सच में कोरोसिव था, बुरा नहीं है। अभी भी शांत, वो थोड़ा सा जहर उठाता है और उसका फेस मास्क बना लेता है। बूढ़ा आदमी बस उसकी तरफ इशारा कर सकता था, हद से ज्यादा कंफ्यूज। शियान लिंगर की तरफ मुड़ता है। तो क्या सोचती हो छोटी लड़की, क्या मैं थोड़ा जवान लग रहा हूँ? वो अजीब सा चेहरा बनाती है। प्रिंस, आप अभी अपनी शक्ल सूरत की चिंता क्यों कर रहे हैं? वो मुस्कुराता है। आह लड़की, तुम कुछ नहीं समझती, मुझे एम्प्रेस को सेड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा अच्छा दिखना होगा। मुस्कुराते हुए वो बूढ़े आदमी की तरफ वापस मुड़ता है। वैसे तुम्हारी जिंदगी के कितने साल बचे हैं? एल्डर पलके झपकाता है, कंफ्यूज। तुम्हारा क्या मतलब है? कानों तक मुस्कुराते हुए वो कहता है कि उसे वो एक्सफोलिएंट कितना पसंद आया। फिर बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो और कितना बना सकता है। अगर मैं तुम्हें एक आइटम दूं जो तुम्हारी जिंदगी बढ़ा दे, क्या तुम इस चीज का और उत्पादन कर सकते हो? बूढ़ा आदमी बस कांपता रहता है। उसकी तरफ इशारा करते हुए उसे एक मॉन्स्टर कहता है। फिर वो कहता है, मुझ जैसे विद्वान को मारा जा सकता है, लेकिन कभी अपमानित नहीं किया जा सकता। वो अपने सर पर मारता है और अपनी जान ले लेता है। हमारा हीरो अपना सर खुजाता है, बिल्कुल कंफ्यूज। इसने खुद को क्यों मार लिया? लड़कियां विश्वास न करते हुए खड़ी थीं। प्रिंस उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं उसके साथ इतना ईमानदार था, क्या ये सब सच में जरूरी था? उन सब का वही क्लासिक ब्लैंक चेहरा था। नहीं, ये सच में जरूरी नहीं था। लिंगर कहती है कि उन्हें लाश को नष्ट कर देना चाहिए ताकि किसी को पता न चले कि क्या हुआ था। दूसरी गार्ड सहमत होती है, कहती है कि उन्हें खास तौर पर जहर के दलदल से छुटकारा पाना होगा। बदकिस्मती से जब प्रिंस ने पहले अपना ऑरा एमिट किया था तो उसने पहाड़ों को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। तो हाँ, सबूत मिटाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। शियान पूछता है, लिंगर, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम ग्रेट यान डायनेस्टी की तरफ जा रहे हैं, है ना? वो सर हिलाती है। हाँ, क्यों योर हाइनेस, आप क्या करना चाहते हैं? मैं बस लाशों को नष्ट करना चाहता हूँ, जैसा तुमने कहा। और वो एक पंच मारता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। फिर वो बस अपने मुंह से कुछ हवा फूंकती है। बूम, एक टॉर्नेडो बन जाता है। योर हाइनेस, वो पूछती है, क्या ये सब सच में जरूरी था? शियान कंधे उचकाता है। वेल, अब जब सब कुछ पूरी तरह बदल गया है, मुझे यकीन है कोई निशान नहीं बचा है। उसने पूरे पहाड़ मिटा दिए, पूरे बैटलफील्ड को समतल कर दिया, पीछे सिर्फ एक सपाट मैदान छोड़ दिया। जनरल कहती है, प्रिंस, आप ऐसे ही पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते। वो जवाब देता है, वैसे भी कोई उन पहाड़ों को याद नहीं करेगा, कम से कम जहर का दलदल तो अब दफन हो गया है। वो हाथ अपने चेहरे पर रखे खड़ी थी, जैसे कह रही हो, प्रिंस ये ऐसे काम नहीं करता। फिर अचानक वो थोड़ा कूदता है। वो भूल गया था कि ठीक बगल में एक शहर है। वो शायद उन पहाड़ों को मिस नहीं करेंगे, है ना? गार्ड उसे बताती है, कोई बात नहीं, शहर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, कोई भी सच में नहीं देख सकता कि बाहर क्या हो रहा है। वो राहत की सांस लेता है। अच्छा है, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरी आलसी जिंदगी खत्म हो गई। वो गार्ड को अलविदा कहता है।
मैं वापस जा रहा हूँ, वाइन मत भूलना, ठीक है? वो उसे जाते हुए देखती है। ये प्रिंस सच में अनोखा है। ज्यादा पावर होते हुए भी उसे सिर्फ बेकार होने की इमेज बनाए रखने की परवाह है, और वो अपने पति के एक इल्यूजन के कंधे को छूती है जो सच कहूँ तो काफी हद तक शियोन जैसा दिखता है। सीन बदलता है शहर के अंदर। लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे हैं। डार्क सूल हॉल के दुश्मन आ रहे हैं, लेकिन फिर वो रुकते हैं और आसपास देखते हैं। रुको, पहाड़ कहाँ हैं? यहाँ पहाड़ नहीं थे क्या? गार्ड पहुँचती है। मेयर, अब सब ठीक है, आप वापस जा सकते हैं। मेयर अपना सर खुजाता हुआ चला जाता है। हाँ, मैं कसम खा सकता हूँ कि ठीक यही पहाड़ थे। घर जाते समय लिंगर प्रिंस ने जो कुछ किया उसके बारे में बात करना बंद नहीं करती। वो ये भी बताती है कि वो एक आदमी के शरीर में बहते खून को सुन सकता था। जनरल आइग्रो उठाती है। रुको, अगर उसकी सुनने की शक्ति ऐसी है तो क्या तुम्हें लगता है कि उसने हमें अपने पीछे बात करते हुए नहीं सुना होगा? शियोन बीच में बोलता है। बिल्कुल, मैंने तुम्हें सुना। हमेशा कहती हो कि मैंने हर मैजेस्टी को अपने मर्दाना चार्म से सिड्यूस किया, और ये कि मेरे पास पहले से ही पूरी बाल्टी होने के बावजूद मुझे बर्तन से भी एक स्कूप चाहिए था। साफ साफ इशारा करते हुए कि मेरे पास एम्प्रेस है, लेकिन मैं लिंगर के भी पीछे हूँ। लिंगर अपने घुटनों पर गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। वो हंसता है। कोई बात नहीं, मुझे सच में इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिर लिंगर पालके झपकाती है। रुको, मेरा अपना गार्ड मेरे ही घर में मेरे बारे में गॉसिप कर रहा था। गार्ड जम जाती है। ओ नहीं, उसे अभी याद आया कि उसने वो मैसेज भेजा था। सीन शिफ्ट, लिंगर का घर। हमारा हीरो वहाँ है। ठीक है, अब घर जाओ। वो मुंह बनाती है। मैं नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ। शियोन गुस्से में कहता है। नहीं, बस बहुत हुआ। तुम हर दिन पैलेस में डिनर कर रही हो। तुम्हारे डैड हर रात मुझ पर चिल्लाते हैं और मैं इससे थक गया हूँ। गार्ड गड़बड़ाती है। सच में प्रिंस की सुनने की शक्ति कुछ और ही है। लिंगर बहुत प्यार से आगे बढ़ती है। चलिए ना योर एक्सीलेंसी, मुझे पैलेस में रहने दीजिए। वो कहता है, इतनी बोरिंग मत बनो। वो उसका हाथ खींचता है। मेरा पीछा करना बंद करो, और तुम्हें सच में अपने पिता की कद्र करना सीखना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे माँ या बाप नहीं थे। मुझे गोद लिया गया था। जल्दी हथियार चलाना सीखना पड़ा। वो उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाता है जैसे वो एक बच्ची हो। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो। दोनों चौंक जाते हैं। फिर वो मुड़ता है, हाथ उठाता है और कहता है, गुड नाइट। प्रिंस चला। लिंगर अजीब तरह से खड़ी रहती है। ठीक है, मैं अब घर चली जाती हूँ। लेकिन शियोन वापस मुड़ता है और उसके सर पर एक छोटी सी थपकी देता है। एक वाइड मुस्कान के साथ वो कहता है, गुड गर्ल, अब घर जाओ। तभी उसके पिता आ जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? वो पूछते हैं। प्रिंस, आप हर मैजेस्टी के पति हैं। आप दूसरी औरतों के साथ इस तरह हाथ कैसे लगा सकते हैं? गार्ड तुरंत बीच में आती है। सर जांग, प्रिंस और जनरल बिल्कुल मासूम हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे गंदे आरोप लगाने की? अजीब फील करते हुए वो आदमी हकलाता है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक और औरत बोलती है। सर जांग, आप ग्रैंड जनरल से शादीशुदा हैं। आपका एक ऊंचा पद है। आपको प्रिंस पर इस तरह आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, वो उस मसल बाउंड योद्धा औरत से शादीशुदा है जो नॉर्थ में एम्प्रेस के साथ लड़ रही है। वो आदमी अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो सोचने लगता है कि गार्ड भी शायद शियोन के चार में आ गई है। जनरल बोलती है, मुझे लगता है आप सिचुएशन को गलत समझ रहे हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि प्रिंस को इस तरह जज करना सही नहीं है। लिंगर कहती है, आपकी जानकारी के लिए प्रिंस असल में मुझे घर पर रहने और आपके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए मना रहे थे। वो समझाने की कोशिश करते हुए झुका हुआ है। नहीं बेटी, मेरा वो मतलब नहीं था। हमारा हीरो उसे हाथ से इशारा करता है। वेल, ये एक पारिवारिक मामला है ना मिस्टर जांग? मैं आपको इस पर छोड़ता हूँ। उफ, और लिंगर और गार्ड दोनों उसके साथ चली जाती हैं। बेचारे मिस्टर जांग बस वहीं खड़े रह जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है? दक्षिणी शरणार्थियों का मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है और अब उसकी बेटी इस तरह बिहेव कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो पलके झपका पाता, वो तीनों वापस आकर उसे घूर रहे थे। अगली चीज जो आप देखते हैं वो हमारे हीरो के लिए एक दावत तैयार कर रहा है। लिंगर समझाती है, मेरे डैड हमेशा से ऐसे हैं। वो कभी एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को जीतने के लिए इस तरह के चालाक चाम का इस्तेमाल किया। वो पूरे राज्य के सबसे अच्छे कुक हैं। आदमी उसके सर पर मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता के बारे में इस तरह बात करने की? वो शियोन की तरफ देखता है और सोचता है, मेरी बेटी इस प्रिंस के आसपास इतनी घबराई हुई क्यों है? पता है क्या, ना पूछना ही बेहतर है। वो एक ग्लास उठाता है। ये वाइन आपकी शान में है योर हाइनेस। कृपया पहले कही बातों के लिए मेरी माफी स्वीकार करें। मेरी लिंगर एक परेशानी है और हाल ही में वो आपको काफी परेशान कर रही है। शियोन इसे टाल देता है। कोई बात नहीं,
चलो खाते हैं। वो बूढ़े आदमी को थम्स अप देता है। आपका खाना सच में लाजवाब है। ये हुई ना जिंदगी। वो बस खाता रहता है और मिस्टर जांग वहीं बैठ सोच रहे हैं। कोई कभी नहीं सोच सकता कि इस पतले प्रिंस की इतनी बड़ी भूख होगी। शियोन अचानक उसे देखता है और वो आदमी जल्दी से नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है। प्रिंस, अगर आपके मन में कुछ है तो हिचकिचाइए मत, कृपया खुलकर बोलिए। हमारा हीरो कहता है, वेल मिस्टर जांग, मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं यहाँ खाने और पीने के लिए अक्सर आता रहूं? आपका खाना बहुत अच्छा है। जांग सोच रहा है, ये बदमाश, मैंने ये सिर्फ माफी मांगने के लिए बनाया था और अब ये चाहता है कि मैं एक सरकारी मंत्री इसका पर्सनल शेफ बन जाऊं। बिल्कुल नहीं। फिर शियोन अपनी हाथ टेबल पर मारता है और एक रिंग फेंकता है। अंदर 1,000,000 स्पिरिट स्टोन्स। उन्हें निकालते हुए शियोन कहता है, ये है दक्षिण में शरणार्थी संकट में मदद के लिए। मिस्टर जांग का पूरा रवैया बदल जाता है। प्रिंस, आप कल क्या खाना चाहेंगे? बस बताइए, मैं अभी सामान ले आऊंगा। वो अपनी बेटी की तरफ इशारा करता है। तुम कल मेरे लिए एक शेफ की यूनिफॉर्म खरीद रही हो, समझी? औरतें हैरान खड़ी थीं। अभी क्या हुआ? जांग सोच रहा है, मेरी सबसे बड़ी समस्या शरणार्थी मुद्दा था। इस पैसे से मैं इसे तुरंत हल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक शेफ बन जाऊंगा, क्यों नहीं? वो स्पिरिट स्टोन्स उठाता है, उन्हें अपने हाथों में घुमाता है। क्या आपको यकीन है कि इनका इस्तेमाल करना सुरक्षित है? उसे शक होने लगता है कि शियोन ने उन्हें एम्प्रेस से चुराया है। प्रिंस जवाब देता है, रिलैक्स, ये उस शख्स से भुगतान था जिसने मेरी बेइज्जती की थी। जांग आईब्रो उठाता है, किसी ने आपकी बेइज्जती की और उसके पास इतना पैसा था? शियोन बस कंधे उचकाता है, ये सब पुरानी बातें हैं। फिर वो झुकता है और फुसफुसाता है, बस हर मैजेस्टी को इसके बारे में पता न चले, ठीक है? जांग सर हिलाता है, समझ गया, मैं राज रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वाह, कितनी राहत मिली। तुम्हें अंदाजा है कि वो पैसा हासिल करना कितना मुश्किल था। अब बूढ़ा आदमी सोच रहा है कि शियोन को टॉर्चर किया गया और फिरौती ली गई या कुछ और। महान प्रिंस, आपने इस साम्राज्य के लिए इतना कष्ट सहा, मैं आपके समर्पण के लिए सच में आभारी हूँ। शियोन जवाब देता है, अगर आप सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो और स्वादिष्ट भोजन बनाइए। आदमी कहता है, बिल्कुल। प्रिंस कहता है, अब जब ये तय हो गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप फंड्स के साथ क्या करने का प्लान कर रहे हैं। जांग कहता है कि वो बेघर शरणार्थियों के लिए खाना खरीदेगा और घर बनवाएगा, लेकिन प्रिंस बीच में ही काट देता है, ये लायक नहीं है। आप बहुत खर्च करोगे और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप पैसे का इस्तेमाल नौकरियां पैदा करने के लिए क्यों नहीं करते? जांग कंफ्यूज है, आपका ठीक ठीक क्या मतलब है? शियोन समझाता है, इन शरणार्थी गैंग्स के पास सब कुछ है सिवाय एक चीज के, स्ट्रक्चर। तो उन्हें काम पर रखो, उन्हें असली काम दो। उन सभी गैंग मेंबर्स को पुल ठीक करने, सड़कें बनाने, खेत ठीक करने में लगा दो और जब वो ये कर रहे होंगे तो वो खुद को खाना खिलाएंगे। आप एक समस्या से दो समस्याएं हल करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? साथ ही इससे गैंग्स टूट जाएंगे और उनका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। जांग पीठ टिकाकर बैठ जाता है, प्रभावित होकर। ये सच में एक शानदार आइडिया है। वो कहता है, प्रिंस, आपको जो भी खाने का मन हो बस मुझे बता दीजिएगा। जांग कहता है, मैं आगे बढ़कर इस प्लान को शुरू करूंगा। हमारा हीरो पीठ टिकाकर बैठ जाता है, संतुष्ट। अब ये हुई ना बात। 3 दिन बाद बारबेरियन मोर्चे पर वापस। एम्प्रेस अभी भी गहरी साधना में थी, लेकिन बारबेरियन एहलर नोटिस करता है कि वो अगले लेवल पर पहुंचने वाली है और तुरंत भागने का फैसला करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी आंखें बीच ब्रेक थ्रू में खोलती है, उसके चारों तरफ एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है। वो अब पूरी तरह से ड्रैगन बॉल जी मोड में है और फिर वो कहती है, अगर तुम मेरी तलवार से तेज भाग सकते हो तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। एम्प्रेस ने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की और उसकी चिलिंग स्वॉर्ड एनर्जी ने तुरंत बारबेरियन ट्राइब के एल्डर के पीछे भाग रहे सोल्जर्स को फ्रीज कर दिया। एल्डर ने अपने दांत पीसे और पूरी स्पीड से दौड़ा। अचानक पीछे से चिल महसूस करके वो चौंक गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 9th रैंक प्रैक्टिशनर की पावर इतनी टेरिफाइंग होगी। जल्दी से वो पीछे मुड़ा और अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस स्किल यूज की। अटैक को रोकने के लिए एक विशाल इल्यूजन क्रिएट किया, लेकिन वो विशाल फिगर झाग की तरह नाजुक स्वॉर्ड एनर्जी से आसानी से चीर दिया गया। एल्डर एक टूटी हुई पतंग की तरह जमीन पर जा गिरा, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। कुछ पल बाद वो लड़खड़ाकर उठा। उसका फेस मास्क टूट चुका था और उसे एक 9th रैंक एक्सपर्ट के असली आतंक का एहसास हुआ। दूसरी तरफ एम्प्रेस ने आगे पीछा न करने का फैसला किया। वो शहर की दीवारों पर वापस आई, डिप्टी जनरल को पीछे रुककर सब कुछ संभालने का ऑर्डर दिया और सब कुछ ठीक होने के बाद आर्मी को वापस लाने को कहा। उसने आने वाली डिस्टर्बेंस की तैयारी के लिए ग्रैंड जनरल के साथ जल्दी निकलने का फैसला किया। रास्ते में ग्रैंड जनरल ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। योर मैजेस्टी, ज्यादा चिंता मत कीजिए, अब हर जगह फॉर्मेशंस हैं जो पॉइजन
पॉइजनस मार्श एल्डर के एक्शंस को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। एम्प्रेस फिर भी चिंतित थी। पॉइजनस मार्श एल्डर एक 8th रैंक का है, ये फॉर्मेशंस उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगी। मैं बस होप करती हूँ कि ग्रेट फ्लेम को ज्यादा नुकसान न हुआ हो। जल्द ही वो दोनों उस कस्बे में पहुंचे जहां पहले 2 बड़े पहाड़ थे, लेकिन अब वो वहां नहीं थे। ग्रैंड जनरल हैरान थी। एम्प्रेस ने कुछ देर देखा और स्पेक्युलेट किया, आसपास कोई अक्यूमुलेटेड डर्ट नहीं है, लेकिन दूर के पहाड़ों पर धूल की एक लेयर है। मुझे शक है कि किसी ने इन 2 पहाड़ों को एक ही स्ट्राइक में डस्ट में मिला दिया है। एक ही स्ट्राइक, योर मैजेस्टी। अब जब आप 9th रैंक पर हैं, तो आप इस पर्सन के सामने कैसी हैं? एम्प्रेस ने एक फीकी मुस्कान दी। तुम मुझे ओवर एस्टिमेट कर रही हो। मैं तो उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा भी नहीं लगा पाई। मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? योर मैजेस्टी, क्या इसके पीछे का पर्सन 10th रैंक का हो सकता है? नहीं, यही तो सबसे टेरिफाइंग बात है। अगर वो 10th रैंक का होता तो मैं उसे पहचान लेती। किसकी पावर 10th रैंक से भी ज्यादा हो सकती है? जब वो नॉर्दर्न एक्सपीडिशन से जीतकर वापस आई तो उसने देखा कि शियाहन उसके इंपीरियल गार्ड के हेड और लिंगर के काफी करीब आ गया है। दोनों इस लेजी आदमी को काफी रिस्पेक्ट दे रहे थे। शियान उनके इतने अटेंशन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था जब उसे अचानक पास में एक मर्डरस इंटेंट महसूस हुआ। गौर से देखने पर उसने रियलाइज किया कि ये उसकी पत्नी एम्प्रेस थी जो वापस आ रही थी। एम्प्रेस के पास खड़ी ग्रैंड जनरल अपनी बेटी पर चिल्ला रही थी, लिंगर, कितने दिन हो गए जब से तुम्हारी पिटाई नहीं हुई? मार खाने का मन कर रहा है? हाँ? तीनों जो आपस में मजाक कर रहे थे हैरान रह गए। लिंगर ने चौंक कर अपना बन गिरा दिया। ओ नहीं, माँ इतनी जल्दी कैसे वापस आ गईं? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके साथ हर मैजेस्टी हैं। इंपीरियल गार्ड की हेड ने फुसफुसाया, मैंने एक बार प्रिंस शियाओन के साथ तुम्हारे रिश्ते को गलत समझा था, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। मैंने जनरल को इस बारे में एक लेटर भी लिखा था। ये सुनकर शियाओन डर गया। ये क्या है कमांडर लियू, क्या तुम मुझे मुश्किल में डालना चाहती हो? ग्रैंड जनरल ने उन्हें फुसफुसाते हुए देखकर गुस्से में उनकी तरफ बढ़ी। साफ था कि वो कुछ सजा देने के लिए तैयार थी। लिंगर डर कर शियाओन के पीछे छिप गई। घबराहट में शियाओन चिल्लाया, बच्ची तुम मेरे पीछे क्यों छिप रही हो? अपनी बहन लियू के पीछे छिपो। क्या तुम मामले को और बिगाड़ना चाहती हो? लिंगर ने धीरे से जवाब दिया, प्रिंस प्लीज बस एक पल के लिए रोक लीजिए। हर मैजेस्टी के यहाँ होते हुए माँ आप पर हाथ नहीं उठाएंगी। अपने सामने गुस्से में खड़ी ग्रैंड जनरल को देखकर उसने कहा, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? जनरल ने सख्ती से कहा, प्रिंस हटो। उस लगभग 2 मीटर लंबी मसल बाउंड फिगर को घूरते हुए शियान सोचने लगा, मिनिस्टर जीन असली मर्द तो आप हैं। उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। जनरल जोंग सबके सामने बच्चे को मारने से वो ट्रॉमेटाइज हो सकती है। ग्रैंड जनरल ने बिना हिचकिचाए और धमकी भरे अंदाज में अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा, प्रिंस मैं हर मैजेस्टी की इज्जत में आपसे आराम से बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ करूंगी नहीं। ये सुनकर लिंगर ने जल्दी से अपनी माँ को गले लगाया और चिल्लाई, नहीं माँ, आप बिल्कुल भी प्रिंस पर हाथ नहीं उठा सकती। अगर आपको किसी को मारना ही है तो अपनी बेटी को मारो। लियू यान ने भी बीच बचाव करते हुए कहा, जनरल जोंग प्लीज शांत रहिए और इस बारे में सोचिए। ग्रैंड जनरल उनके रवैये से चौंक गई और जवाब दिया, पागल लड़की, ये मैजेस्टी शियाओन है, ये वो नहीं है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करनी चाहिए। उसे क्या पता था कि लिंगर असल में सोच रही थी, अगर प्रिंस ने रिटेलिएट किया तो डैड और मैं क्या करेंगे। उसी पल कुछ तगड़े नौजवान आगे बढ़े और पूछने लगे, प्रिंस कोई प्रॉब्लम है क्या? शियाओन ने जल्दी से सबको शांत करने की कोशिश की। सब लोग ये मेरी दोस्त हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब जाओ। ऐसा है तो मैं पहले निकलता हूँ। एक गाँव वाले ने जवाब दिया, प्रिंस अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बुला लीजिएगा। सर देर हो रही है, क्यों ना आप मेरे घर आकर आराम करें। शियाओन ने विनम्रता से मना कर दिया, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे एक दावत में जाना है, मुझे अब निकलना होगा। गांव वालों को शियाओन के साथ इतनी रिस्पेक्ट से बात करते देख ग्रैंड जनरल शॉक में थी। क्या प्रिंस का मैजिक सच में इतना स्ट्रॉन्ग है? ये सभी गांव वाले तो आदमी हैं। शियाओन अपनी एम्प्रेस पत्नी की फिगर को देखते हुए सोच रहा था, मेरी पत्नी सच में खूबसूरत है। उसके सुंदर सिलहुएट की तारीफ करते हुए अचानक एम्प्रेस मुड़ी और उसे गहरी नजर से देखा। शियाओन ने सोचा, उन आंखों को देखो, वो शिमरिंग स्टार्स की तरह हैं। अचानक एम्प्रेस पास आई और पूछने लगी, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तुमने ग्रीन फ्लेम टाउन के लोगों से इतना प्यार पाने के लिए क्या किया? शियाओन हल्का सा मुस्कुराया, जब एक औरत एक आदमी के बारे में क्यूरियस होने लगती है तो इसका मतलब है कि वो उससे हार चुकी है। एम्प्रेस उसे कंफ्यूजन से देखा, ये इतना खुश क्यों है? मैंने उससे एक सवाल पूछा और जवाब देने के बजाय वो हंस रहा है। एम्प्रेस के सवाल के जवाब में शियाओन ने उससे कहा, बस प्रॉब्लम पर पैसे फेंक दो, मैंने
बस उनके लिए सड़कें बनाने के लिए फंड किया। उसने आईब्रो उठाई। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारे पास इतना खर्च करने के लिए नहीं है। शियाओन हंस पड़ा। योर मैजेस्टी, भूलिए मत कि मैं अब आपका पति हूँ। मुझे हाल ही में काफी गिफ्ट्स मिले हैं। लगता है हमारे दरबार में काफी अमीर लोग हैं, लेकिन सिर्फ सड़क बनाने के लिए फंड करने से नागरिक इतने आभारी नहीं होंगे। ग्रैंड जनरल को भी ऐसा ही लगा। वो सोच रही थी कि कैसे एक आलसी सा दिखने वाला प्रिंस लोगों से इतना प्यार पा सकता है। तभी लिंगर ने बीच में कहा, ये इसलिए है क्योंकि प्रिंस ग्रीन फ्लेम टाउन के लोगों के लिए फॉर्च्यून लाए हैं। ये सुनकर एम्प्रेस और ग्रैंड जनरल दोनों ने उसकी तरफ शक की नजरों से देखा। लिंगर ने जल्दी से समझाया, ग्रीन फ्लेम टाउन अपनी डिलीशियस वाइन के लिए जाना जाता है, जो पहले सिर्फ कैपिटल में मिलती थी। जबकि इससे नागरिकों की लाइफ बेहतर हुई, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। प्रिंस ने तब ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज का आइडिया दिया। लियू यान ने तब एक प्रमोशनल स्लोगन सुनाया, यहाँ तक कि एम्प्रेस भी ग्रेट फ्लेम की वाइन को अप्रूव करती हैं। एम्प्रेस के एंडोर्समेंट और मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू सर्जियो के गारंटी के साथ ग्रीन फ्लेम लाइन का नाम बदलकर ग्रीन फ्लेम एम्प्रेस वाइन रख दिया गया और वो कैपिटल की सबसे प्रीमियम लिकर बन गई। अब इस वाइन का एक जाम एक खजाने के बराबर है। शियाओन ने आगे कहा, मुझे वाइन के लिए आपका नाम इस्तेमाल करना पड़ा योर मैजेस्टी। आखिरकार मैं तो बस एक पावरलेस और बेकार इंसान हूँ। लिंगर और लियू यान ने आंखें घुमाई। अपने मन में उन्होंने सोचा, हाँ, तुम बेकार हो। तुमने बस पॉइजनस मार्श एल्डर को इतना डरा दिया कि उसने अपनी जान ले ली और एक ही पंच में कुछ पहाड़ तबाह कर दिए। एम्प्रेस का गुस्सा साफ दिख रहा था। बेकार का क्या मतलब है? तुम मेरे आदमी हो, द ग्रेट फ्लेम प्रिंस। किसी को भी तुम्हें बेकार कहने का हक नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें बुली करने की हिम्मत की तो मैं उन्हें अपनी तलवार से काट दूंगी। शियाओन फिदा हो गया। डैम इट, वो फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। ग्रैंड जनरल ने शियाओन के कंधे पर थपथपाया और सलाह दी, प्रिंस, एम्प्रेस बचपन से ही बहुत जिद्दी रही हैं। उन्हें यंग लड़कियों के लिए यूज की जाने वाली टैक्टिक्स से मनाने की कोशिश काम नहीं करेगी, समझे? उसने जवाब नहीं दिया, बस एम्प्रेस के सिलहुएट को देखता रहा। तुम्हें लगता है मैं उस पर्दे के पार नहीं देख सकता? क्या काम करता है और क्या नहीं शायद वो कहती नहीं है, लेकिन उसे ये पसंद है। एक पल रुककर उसने अचानक लिंगर से कहा, तुम्हारी माँ कुछ नहीं जानती। लिंगर हैरान रह गई। आगे ग्रैंड जनरल ने एम्प्रेस से सुझाव दिया, योर मैजेस्टी, जब हम शहर वापस लौटें तो क्यों ना मेरे घर पर डिनर करें? अच्छा आइडिया है। मैं मिनिस्टर के कुकिंग स्किल्स का अनुभव करने के लिए उत्सुक हूँ। एम्प्रेस ने जवाब दिया। जल्द ही ग्रुप झोंग रेजिडेंस पहुँच गया। शियाओन अपनी पत्नी की पीठ को देखते हुए अचानक महसूस करने लगा कि उसकी शक्ति बढ़ गई है। वो सिस्टम से पूछता है, पपी, अभी एम्परर जी रुओयान का करंट लेवल क्या है? रिस्पेक्टेड मास्टर, एम्परर जी रुओयान अब 9th रैंक के पहले लेवल पर हैं। पपी ने जवाब दिया। शियाओन मुस्कुराया। अपनी ट्रिप के दौरान न सिर्फ उसका लेवल बढ़ा बल्कि उसने नॉर्दर्न बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर दिया। मेरी पत्नी सच में कमाल की है। जैसे ही फीमेल जनरल ग्रैंड जनरल ने एम्प्रेस को अपने घर डिनर के लिए ले गई, खाने की महक ने उनका स्वागत किया। उसने अज्यूम कर लिया कि उसके पति ने ये जानकर कि वो वापस आ रही है खुद खाना बनाया होगा। उसके पीछे लिंगर चुप रही, ये समझते हुए कि कभी कभी कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है। लिंगर के फादर ने किसी को कमरे में आते हुए देखा और बिना ऊपर देखे खुशी से कहा, प्रिंस, आज आपकी दावत है। मैंने एक गोल्डन टेल्ड व्हाइट जेट फिश और आपके कुछ फेवरेट साइड डिशेस बनाए हैं। हम तब तक पीना बंद नहीं करेंगे जब तक हम दोनों पूरी तरह से नशे में ना हो जाएं। तभी एम्प्रेस और ग्रैंड जनरल को एहसास हुआ कि खाना खास तौर पर प्रिंस के लिए बनाया गया था। ये अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ तक कि मिनिस्टर मिंग भी कैसे प्रिंस से प्रभावित हो गए। जैसे ही मिंग मुड़ा और देखा कि वो एम्प्रेस खुद हैं, वो तुरंत अजीब तरीके से झुककर प्रणाम करने लगा। एम्प्रेस ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई और कहा, इस बार भी जैसे पहले अंकल जीन, मुझे वही छोटी लड़की समझिए जो झोंग रेजिडेंस में मुफ्त का खाना पीना करती थी। शर्म से अपना सर खुजाते हुए यांग मिंग हकलाया, मैं और कटोरियां और चॉपस्टिक्स ले आता हूँ। योर मैजेस्टी, प्लीज बैठिए। फिर वो जल्दी से चला गया। ग्रैंड जनरल मुड़ी और पूछने लगी, जब एम्प्रेस और मैं दूर थे तो आखिर हुआ क्या? शियाओन ने हार मानते हुए आह भरी। अगर एम्प्रेस को पता चल गया कि मैं यांग मिंग को सलाह दे रहा था, मेरे टैलेंट्स का पता चल गया और मुझसे स्टेट अफेयर्स में मदद मांगी तो मैं क्या करूंगा? कुछ पल बाद जब सब टेबल पर बैठ गए, ग्रैंड जनरल ने यांग मिंग को छेड़ा, आपने ये खाना इतनी मेहनत और फिनेस से बनाया है। एम्प्रेस ने एक कप उठाया और पूछा,
क्या ये फेमस ग्रीन फ्लेम वाइन है? हाँ योर मैजेस्टी, ये सच में ग्रीन फ्लेम वाइन है। एम्परर मुस्कुराई, मैंने इसे पहले भी पिया है, लेकिन ये सच में लाजवाब है। अब मैं समझी कि इसे सोने के बराबर क्यों कहा जाता है, ना सिर्फ इसकी रेपुटेशन के कारण बल्कि इसकी क्वालिटी के कारण भी। योर मैजेस्टी सच कहती हैं, प्रिंस ने न सिर्फ ग्रीन फ्लेम टाउन में एक डिस्टिलरी बनाने के लिए फंड किया और लोकल लोगों को रोजगार दिया, बल्कि उन्होंने ग्रीन फ्लेम टाउन की ब्रूइंग टेक्निक्स को भी इम्प्रूव किया, पूरे एरिया को रिवाइटलाइज कर दिया और यहाँ तक कि टैक्स देने के लिए भी आगे आए, इंपीरियल मर्चेंट्स के लिए एक मिसाल कायम की। शियाओब ने परेशान होकर अपना चेहरा ढक लिया, सोचते हुए मुझे इसी बात का डर था, कोई प्लीज मुझे बेहोश कर दो, मैं बस बिना किसी जिम्मेदारी के एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था। शियाओन के रिएक्शन को गलत समझते हुए यांग मिंग ने सोचा कि प्रिंस बस विनम्र हो रहा है और उसकी तारीफ करता रहा। अगर सिर्फ इतना ही होता तो भी ये प्रिंस की ग्रेटनेस के साथ न्याय नहीं होता। शियाओन चौंक गया, सोचते हुए क्या ये सच में और कुछ कहने वाला है। जोंग ने आगे कहा, सदर्न बॉर्डर के रेफ्यूजीज के मामले में प्रिंस ने न सिर्फ स्ट्रैटेजीज दी बल्कि प्रोजेक्ट को खुद फंड भी किया। बदले में उन्होंने बस ये मांगा कि मैं उनकी कुलिनरी डिजायर्स को पूरा करूं, जो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तक शियाओन पूरी तरह से स्टिफ हो गया था, एक मुस्कान भी नहीं ला पा रहा था। हालांकि एम्प्रेस के चेहरे पर एडमायरेशन का भाव था। ये देखकर यांग मिंग हल्का सा मुस्कुराया और कहा, प्रिंस मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। शियाओन यांग मिंग के इरादों को बहुत अच्छे से समझ गया था। वो हमेशा एक आराम की जिंदगी जीना चाहता था, बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था। जैसा कि उम्मीद थी, एम्प्रेस ने पूछा, इतनी टैलेंट के साथ तुम खुद को बेकार क्यों कहते रहते हो? एक मुश्किल स्थिति में फंसकर शियाओन सोचने लगा, मैं कैसे समझाऊं? क्या मैं बस कह दूं कि मैं आलसी बनना चाहता हूं? अगर वो मान लेता तो उसने सोचा कि एम्प्रेस उसे ढेर सारा काम दे देगी, और अगर वो मना करता तो वो शायद उसे कोड़े मारेगी। उसकी सपनों की जिंदगी उसके हाथों से फिसलती हुई लग रही थी। उसकी निराशा के लिए इस साधारण डिनर के दौरान मिनिस्टर ने उसकी असलियत का पर्दाफाश कर दिया था। शियाओन बेहद शर्मिंदा था, जबकि यांग मिंग काफी गर्व महसूस कर रहा था। एम्प्रेस ने अपने लिए एक और ड्रिंक डाली और कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें ब्रूइंग के बारे में पता होगा। जल्दी से शियाओन ने जवाब दिया, ज्यादा नहीं, मुझे बस थोड़ी सी समझ है, मैं ज्यादातर अच्छी चीजों का आनंद लेने में माहिर हूँ। हालांकि एम्प्रेस ने सीधा जवाब दिया, अंकल जोंग से तारीफ पाने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम बस बिना जिम्मेदारी के जिंदगी एंजॉय करना चाहते हो। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें एक ऑफिशियल पोजीशन लेने और ग्रेट फ्लेम के लिए मेहनत करने को कहूंगी, है ना? शियाओन एक पल के लिए शॉक हो गया। एम्प्रेस ने उसे आश्वासन दिया, मैंने तुम्हें एक ऐशो आराम की जिंदगी का वादा किया था, जहां तुम एक रिलैक्स्ड प्रिंस की तरह बेफिक्र रह सको। जब मैंने तुम्हें टैलिस्मान से समन किया था तब मैं पहले से ही तुम्हारी कर्जदार थी। मुझे तुमसे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, बस खुश रहो। शियाओन ब्लश करने लगा, मन ही मन सोचते हुए, ओह माय गुडनेस, मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। अचानक एम्प्रेस का एक्सप्रेशन गुस्से वाला हो गया। अगर किसी ने गॉसिप करने और तुम्हें बेकार कहने की हिम्मत की तो मुझे एक बार के लिए जालिम बनने में कोई एतराज नहीं होगा। मैं दरबार में डर पैदा करने और इन डीमंस को चुप कराने के लिए कुछ लोगों के सर काट दूंगी। खुश होकर शियाओन ने सोचा, क्या यही एम्प्रेस से लाड़ प्यार मिलने का एहसास होता है? ये कमाल है। टॉपिक बदलते हुए उसने पूछा, वैसे जब ब्लैक सोल हॉल के 6 इविल्स में से एक पॉइजनस मार्श एल्डर ग्रीन फ्लेम टाउन के एंट्रेंस डोर पर मरा तब तुम वहां मौजूद थे, है ना? हाँ योर मैजेस्टी। कुछ देर बाद लियो यान ने घटनाओं का विवरण पूरा किया। ग्रैंड जनरल उत्साह से कूद पड़ी और पूछने लगी, क्या यह सच में सिर्फ एक पंच था? क्या इस वॉरियर ने अपना नाम बताया? लियो यान ने एक उदास चेहरे से जवाब दिया, उसने अपना नाम किंग ऑफ हेल बताया। इसके अलावा उसने ब्लड क्लाउड टावर के हेडक्वार्टर्स को भी तबाह कर दिया। एस्ट्रल पैविलियन ने कंफर्म किया है कि किंग ऑफ असैसिन्स और युनजू मारे जा चुके हैं। एम्प्रेस को खबर पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। क्या तुम श्योर हो कि ये सच है? लू येन अपने मंगेतर को याद करते हुए, जिसे ब्लड क्लाउड टावर ने मारा था, जवाब दिया, योर मैजेस्टी, आप ब्लड क्लाउड टावर के खिलाफ मेरी दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं इस बारे में गलती नहीं करूंगी। एम्प्रेस ने सोचा, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मुझे किंग ऑफ हेल को पर्सनली थैंक्स बोलना होगा। वहां मौजूद सभी लोग एक्साइटेड थे, सिर्फ शियाओन दोषी दिख रहा था।
किंग ऑफ हेल असल में अर्थ पर उसका पुराना एलियास था, उसने बस उसे फिर से इस्तेमाल कर लिया। यांगमिंग एक्सप्लेन करता है कि किंग ऑफ हेल के एक्शंस ने उसे ग्रेट फ्लेम से गहरे रूप से जुड़ा हुआ दिखाया है। लिंगर और लुआन दोनों सहमत हैं कि उसकी उपस्थिति दूसरों को ग्रेट फ्लेम पर हमला करने से रोकेगी। इस दौरान शियाओन और एम्प्रेस प्यार से बातें कर रहे थे। यांगमिंग कमेंट करता है, आप प्रिंस को सच में बहुत बिगाड़ती हैं। आप परसों दरबार लगाएंगी? बिल्कुल, क्या बात है। तो आपको प्रिंस को प्रोटेक्ट करना होगा। नॉर्दर्न वॉर अब सेटल हो चुकी है, आपके पास डिले करने का कोई बहाना नहीं है। आपको प्रिंस को मंत्रियों से इंट्रोड्यूस करवाना ही होगा। शियाओन कंफ्यूज है, मंत्रियों से मिलने का क्या मतलब है? यांगमिंग समझाता है कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की परंपरा के अनुसार एम्प्रेस को अपने पति को मंत्रियों से मिलवाना होता है। सिंपल टर्म्स में ये इन-लॉज से मिलने जैसा है। क्या मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा? शियाओन पूछता है। एम्प्रेस ईमानदारी से समझाती है कि उसने उससे शादी खुद को एक क्लोजर देने के लिए की थी, न कि सिर्फ एक ढाल के रूप में। वो लुआओ यिन का नाम लेती है, एक ऐसा नाम जो उसके चेहरे पर मर्डर ऑफ इंटेंट लाता है। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के प्रधानमंत्री का नाम लुआओ यिन है। मेरे पिता के गायब होने से पहले वो इस पद पर थे। वो मेरे टीचर और मेरे पिता के करीबी एडवाइजर दोनों हैं। जिस साल मेरे पिता गायब हुए, मेरे सबसे बड़े भाई ने सिंहासन संभाला। बारबेरियन किंगडम ने हमला किया, उन्होंने खुद सेना का नेतृत्व किया और नॉर्थ में बैटल में मारे गए। मेरे दूसरे भाई ने सिंहासन संभाला और ब्लैक सोल हॉल और सदर्न बॉर्डर में केओस फैल गया। इससे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी पर असर पड़ा। वो अनरेस्ट को शांत करने और टेरिटोरीज एक्सपैंड करने के लिए साउथ गए, लेकिन उन्हें जहर दे दिया गया और उनकी डेथ हो गई। अंत में लुआओ यिन की सहायता से मैंने सिंहासन संभाला। मैं उस साल 16 साल की थी। लुआओ यिन ने वादा किया था कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो वो मुझे पावर लौटा देगा। हालांकि लुआओ यिन ने अपने प्राइवेट इंटरेस्ट्स का पीछा किया, दरबार में अत्यधिक इन्फ्लुएंस हासिल किया। अगर मैंने सीक्रेटली रणनीति नहीं बनाई होती और एक अच्छा नेचुरल टैलेंट और कल्टीवेशन में बिना कुछ के 2 साल में 7th रैंक तक प्रोग्रेस नहीं की होती तो पावर वापस लेना बहुत मुश्किल होता। मेरे 18वें बर्थडे पर लुआओ यिन मेरे और उसके बेटे के बीच एक अरेंज्ड मैरिज के बारे में बात करने आया, मुझे बताते हुए कि अब एक हेयर के बारे में सोचने का समय आ गया है। मैं तब तक टालमटोल करती रही जब तक मैंने समनिंग सिंबल्स नहीं सीख लिए जिससे तुम ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी में आए। तो लुआओ यिन तुम्हें जरूर परेशान करेगा, एम्प्रेस कहती है। शियाओन सोचता है, तभी उसने स्पष्ट किया कि उसने मुझसे एक ढाल के रूप में शादी नहीं की। अगर वो चाहती तो वो मुझे अब तक बाहर भेज चुकी होती। शियाओन की चुप्पी देखकर एम्प्रेस सोचती है कि वो डर गया है। चिंता मत करो, भले ही मैं लुआओ यिन से सावधान हूँ, अगर तुम उसका सामना नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। शियाओन उसे आश्वासन देता है, जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे मुझे प्रोटेक्ट करते हुए लुआओ यिन क्या कर सकता है? मुझे दरबार में एग्जीक्यूट कर देगा। लिंगर और कमांडर लगभग हंस पड़ते हैं। तुम्हें उसके एग्जीक्यूशन की चिंता है, बस ये ध्यान रखना कि तुम अपना आपा न खो दो और प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरह से मिटा न दो। एम्प्रेस शियाओन की क्षमताओं से अनजान सावधान करती है, तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर लुआओ यिन का पलड़ा भारी हो। मुझे चिंता है कि मेरे गॉडफादर न सिर्फ एक विद्वान है बल्कि शक्ति के मामले में भी उन्हें पढ़ना मुश्किल है। मैं बिल्कुल जरूरी न होने तक उनसे टकराना नहीं चाहती। यांगमिंग बीच में बोलता है, योर मैजेस्टी, मुझे प्रिंस पर विश्वास है। वो भले ही एक प्लेजर सीकर दिखता हो, लेकिन उनसे डील करना बेहद मुश्किल है। शियाओन सोचता है, ये मेरी तारीफ कर रहा है या इंसल्ट? लिंगर और कमांडर भी बीच में बोलती हैं, चिंता मत कीजिए योर मैजेस्टी, प्रिंस नुकसान में नहीं रहेंगे। जबकि प्रिंस ने डिसाइड कर लिया है तो उन्हें करने क्यों नहीं देते? एम्प्रेस शियाओन की पूरी क्षमताओं को न जानते हुए बस आह भर सकती है। तुम दोनों उस पर सच में बहुत विश्वास करते हो। लिंगर और कमांडर जोर देकर कहती हैं कि उनके पिता सही हैं और प्रिंस को कम नहीं आंकना चाहिए। आखिर में फीमेल जनरल ग्रैंड जनरल बोलती है, योर मैजेस्टी, ये लुआओ यिन से कन्फ्रंट करने का एक मौका है। आपकी बढ़ी हुई शक्ति के साथ आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आपको उस बूढ़े आदमी से डरने की जरूरत नहीं है। एम्परर अभी भी चिंतित दिखती है। मैं सच में चिंतित हूँ कि दरबार में क्या हो सकता है। शियाओन उसे बीच में काटता है, मुझे तुम पर विश्वास है। एम्प्रेस लंबी देर तक चुप रहती है। तुम्हें डर नहीं लगता? शियाओन हंस पड़ता है, मेरी पत्नी वो है जिसने अपनी एक तलवार से नॉर्दर्न बॉर्डर को सुरक्षित किया। एक बेमिसाल सुंदरी जो दुनिया पर राज करती है, डरने की क्या बात है?
ये सुनकर एम्परर मुस्कुराती है, एक रेडिएंट शर्मीली मुस्कान। वो खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अगर तुम इतने श्योर हो तो मैं तुम्हें और नहीं मनाऊंगी। ढेर सारे मेमोरियल्स रिव्यू करने हैं, मुझे पैलेस वापस जाना होगा। शियाओन जानता है कि वो क्या महसूस कर रही है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। मैं उसे मेरे साथ फ्लर्ट करने देकर खुद फ्लर्ट न करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब जरूरी काम के बारे में बातें, वो ईमानदार नहीं हो रही है। आह औरतें। जैसे ही लिंगर और लुआन उसके साथ पैलेस वापस जाने की तैयारी करते हैं, शियाओन को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये व्यक्ति कितना अनजान है, उसे ये भी नहीं पता कि उसे देख लिया गया है। क्या ये प्रधानमंत्री का कोई आदमी है? खैर छोड़ो, अगर वो कुछ नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। अचानक शियाओन अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिंग अपनी बाईं कलाई से उतार लेता है। लिंगर और लुआन हैरान हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिंग्स पावरफुल रेल्म्स द्वारा वीक रेल्म्स को समन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सिर्फ 10वीं रैंक की एंटिटीज ही उन्हें तोड़ सकती हैं। तुम क्या कर रहे हो? लिंगर आखिरकार पूछती है। कभी कभी ये अनकंफर्टेबल होता है, मैं बस इसे बदल रहा हूँ, शियाओन ने जवाब दिया। लिंगर पूरी तरह से हैरान थी। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम इतनी शॉकिंग हरकत के बारे में इतनी हल्के से कैसे बात कर सकते हो? लुआन ने स्पष्ट किया, यंग जनरल इस बात से क्यूरियस है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट रिंग कैसे हटाई और उसकी पोजीशन कैसे बदली। शियाओन बेपरवाह उसे फिर से हटाता है। क्या तुमने नहीं देखा मैंने कैसे किया? यहाँ मैंने हाथ बदल लिए। ये इतना आसान है, बस इसे खींच कर निकालो और वापस लगा दो। दोनों शॉक हो जाती हैं। जो दूसरों के लिए इतनी बड़ी बात है, वो प्रिंस के लिए एक मामूली मामला लगता है। उसी पल शियाओन ने काले कपड़ों वाले व्यक्ति पर नजर डाली जो अभी भी उनका पीछा कर रहा था। जब उसने शियाओन को अपने कमरे के पास आते देखा तो वो दूसरी दिशा में भाग गया। जब आप काफी स्ट्रांग होते हैं तो आपको एंट्स से मिलने वाली थ्रेट्स की परवाह नहीं होती। लिंगर अचानक फुसफुसाती है, प्रिंस क्या आप लुआओ को मारने का प्लान कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, वाओ तुम एक बच्चे के हिसाब से काफी सैवेज हो। मैं उसे बिना वजह के क्यों मारूंगा? लेकिन लुआओ वक्त आने पर आपको दरबार में जरूर कॉर्नर करने की कोशिश करेगा। तब आपको अपना हाथ दिखाना ही पड़ेगा, अपनी ताकत जाहिर करनी पड़ेगी। क्यों ना हम प्रधानमंत्री के रेजिडेंस पर ही। इससे पहले कि लिंगर पूरा करती, शियाओन उसके सर पर मारता है। अपना सर पकड़कर लिंगर शिकायत करती है, प्रिंस आप इस तरह मेरा दिमाग खराब कर देंगे। तुम्हारा सर पहले से ही पानी से भरा है। क्या हम अभी लुआओ के मुझे टारगेट करने के बारे में बात नहीं कर रहे थे? अब तुम सुझाव दे रही हो कि मैं उसे मार दूं? क्या तुम लगता है एम्प्रेस मानेगी? लिंगर बड़बड़ाती है, बस कह दो, हर वक्त सर पर मारने की जरूरत नहीं है। शियाओन उन्हें इग्नोर करता है। अगर मैं प्यार से बात करूं तो तुम नहीं सुनोगी। मैं क्या कर सकता हूं? जल्द ही शियाओन अपने सोने के कमरे में लेट जाता है। पपी चलो एक ब्लॉकबस्टर देखते हैं। ठीक है मास्टर, वो दोनों औरतों से कहता है। वही पुराने रूल्स, 1 घंटे तक ट्रेन करो फिर घर जाओ। जैसे ही वो बोलता है उनके आसपास इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स उड़ने लगते हैं। मैंने तुम्हारे आसपास के स्पेस पर प्रेशर डाल दिया है। जैसे मैंने सिखाया है वैसे ट्रेनिंग शुरू करो। लिंगर और कमांडर उनके लिए खास तौर पर शियाओन द्वारा डिजाइन की गई बॉडी कल्टीवेटिंग टेक्निक के लिए पोजीशन लेती हैं। इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है।